ਮਲਕ ਦੀ ਕੁੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਚੌਂਕ 'ਚ, ਦਿਲ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਉਦੋਂ ਨਾ ਬਕਵਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਤਮੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੁਸਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਮਲਕ ਨੂੰ। ਯਾਦ ਕਰਨਗੇ ਮਰਦਈ ਕਿ ਮਲਕ ਜਿਹਾ ਭੌਂਕੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਜਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮਲਕ ਦੀ ਗਾਲਾਂ ਦੀ इतना ਗਵਾਹੀ क ਦੇਣਗੇ मजा ਤੁਹਾਨੂੰ। आया है, इतना क मजा आया है। और ऐसा सिस्टमेटिकली आमिर भाई आपने उसको घेर कर रखा है ना। उसने बड़ी कोशिश किया भागने की, लेकिन आफरीन है, आपने उसको ऐसे, वो ही कहते हैं कि टांगों के साथ ना रस्सी बांध के आपने उसे पकड़ लिया और जाने नहीं दिया। मेरा ख्याल में उसने 2 नफल अभी पढ़ता होगा शुक्राने के कि वो ब्रॉड ड्रॉप हो गई है, वरना आज नहीं था वो बचता। यार मुझे इस चीज़ के ऊपर आ रही थी कि पूरा टाइम उस बंदे ने जोर डाले रखा, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। एंड ते जाके कहता मैनू नहीं ये पता, कहता मुझे नहीं पता हैं। वही नहीं पता तो अकीदा क्यों रखा हुआ है? 2 जमा 2 4 की तरह बात है। अच्छा फिर आखिर में मैंने ये भी कह दिया, मैंने कहा चलो यार मैं बता देता हूँ, मुझे बताओ मानोगे क्या चीज़? तो गोल कर गए, कहता ना तो कुरान में है ना हदीस के अंदर है कोई भी वजाहत। इसका मतलब है तुम लोगों ने ऐसा इमाम महदी का अकीदा रखा हुआ है जिसकी वजाहत ना कुरान में है ना हदीस के अंदर है। पॉइंट नंबर 1। अब ये मेरी बारी आनी थी तो मैंने ये बातें रखनी थी, मगर वो बारी चलेगी, तो इसलिए एंड वाली बात कर रहा हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि लुगत के हवाले से कवर कर गया, कहता लुगत में आप तवील कर देंगे, फलाना कर देंगे, तो मैं दसनी कितों है पश्तो दी लुगत चो कड्डांगा, कितों कड्डांगा? अरबी की लुगत से निकलेगी, जो बात होगी सामने आ जाएगी। बहरहाल आप लोग ही तबसरा करें जी, मैं तो बोल बैठा हूँ। मगर ये है कि पहले मलक तलत साहब के साथ मेरी एक बार बात हुई थी मसीह मऊद के दावे के ऊपर। इनको मैंने कहा था कि आप मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को मसीह मऊद मानते हैं? इन्होंने कहा जी। मैंने कहा ये वर्ड मुझे कुरान से दिखाएं, उथे भी काबू आ गया से। फिर मैंने इनसे पूछा कि मसीह मऊद चले आप मानते हैं, तो मिर्ज़ा तो कहता है मैं मसीह मऊद नहीं हूँ, मसीले मसीह हूँ, अपनी किताब में लिखता है। तो कदी इधर दौड़ कदी उधर दौड़, रौला पै गया। उत्थे और भी कोई लोग बैठे हुए सन, अजीबो गरीब तरीके ना उन्होंने चीज़ों को हैंडल किया। उस तो बाद मुझे मुनासिब लगा, मैंने कहा यार ये लोग ना सुनने से ज़्यादा पंगे पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, तो मैंने फिर इनसे इजाज़त ले ली। मौजू निकल कर पंगा बन गया था। बहरहाल आज तो तलत साहब जो हैं उन्होंने बथेरी को, यकीन करो ऐसे लग रहा था कि जैसे चौंक के अंदर ना किसी बंदे को पकड़ लिया गया है और वो कह रहा हो लोगों मैनू बचाओ, मैनू लुट के लै गए हो, मेरी इज्जत लै गए हो, मैनू बचा लो, मैनू बचा लो। कभी उसके पास जा रहा है, कभी उसको मुखातिब करके तड़ियाँ लगा रहा है, कभी उससे बहाने कर रहा है, तो ओ लोगों मैनू बचा लो। ये था टेक्निक जी। जी जनाब आप लोग कर लें बात इस पर कुछ, काफ़ी देर ही आप लोग खामोश रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज अच्छा हुआ ऐसे है कि ब्राड हो गई है बंद, तो जो आखिरी समझ लेके जो था ना इसका हिस्सा, वो बड़ा अहम था और जरूरी था। चले भारत जो हुआ, तल्ला साहब जो है वहां पे बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुए थे और उनका हिसाब वही था। एक तो इनका दावा है मेहदी जो मानते हैं ये मिर्जा कादियानी को, दावा तो उनका है। अब ये मसला वही बन जाता है कि मतलब तलत आता है रोटी खा के, मैं पूछता हूँ तलत साहब कहाँ से आए हो, तो तलत साहब कहते हैं जी मैं रोटी खा के आया हूँ। अब मैं पूछता हूँ कि तलत साहब कितनी रोटियां खाई हैं, तो तलत साहब बोलते हैं कि वो तू साबित कर मैंने कितनी रोटियां खाई हैं। यानी रोटियां वो खा गया है, साबित मैंने करनी है कि कितनी रोटियां खाई हैं उसने। भाई मेहदी तुमने माना हुआ है, साबित तुमने करना है कि इसका क्या मानी है, क्या मतलब है, क्या मफहूम है, वो तुमने बताना है। बहरहाल इसको भी छोड़े। अच्छा उसने एक बड़ी अच्छी यहाँ पे बात की है कि ये अक्सर ये कहा करता है ना कि सिर्फ कुरान की तरफ मैं सिर्फ कुरान को मानता हूँ, ये हदीसों का भी इनकार करता है। लेकिन आज उसने दबे दबे लफ्जों में ये इकरार जरूर किया है कि मेहदी जो है ना ये वो लेते हैं अहादीस से। लेकिन वो पहली टर्म में उसने ये बात की, उसके बाद उसे भी पता चल गया कि गलती होगी अब मुझसे, फिर इस बात को लपेटा है उसने काफी दफा। लेकिन बहरहाल उसकी ये बात सामने आ गई है कि जहाँ पे मेहदी का मामला आता है फिर ये हदीस की तरफ जाता है, हदीस को ये मानता है। लेकिन हमारे सामने ये मुकर जाता है कि नहीं जी सिर्फ कुरान सिर्फ कुरान सिर्फ कुरान, और कुरान से भी साबित कुछ नहीं कर पाया ये। जी बाकी भाई तबसरा कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बिल्कुल उसको पता था, सॉरी
उसको पता था हदीस की तरफ गया तो मिर्जा साहब खोल जाएंगे, मिर्जा साहब खोल गए तो फिर दूसरा कोई नहीं बोलेगा। हाँ उसकी किस्मत अच्छी थी आमिर भाई, उसे दोबारा पकड़ के इसी ब्राड पे हीर भाई से कहीं लेके आए। कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। मैंने जैसे बोला है ना, वो तकरीबन 3 नफल शुक्राने के पढ़ता होगा कि यहाँ से छुटकारा मिल गया, बच गया हूं मैं। नहीं, अगर ये मुमकिन है तो उसको शेयर करें, उसको बुलाएं, क्योंकि वीडियो जो है ना कंप्लीट हो जाएगी। ये आखिरी हिस्सा जो है ना, ये बड़ा जरूरी, बड़ा अहम है, कि उसको बहुत जूते जरूरी मजीद था, पड़ेंगे बहुत ना, जरूरी। उसको करें देखा शेयर अगर वो आता है तो। मैंने, यानी आखिरी सब बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे खुद अफसोस है कि ब्राउड गिरी क्यों है, बंद क्यों हुई है, क्योंकि मैंने उसमें इस मिथ को भी तोड़ देना था इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अगर मौका मिलता, कि जो उसने घंटों से ये शो डाला हुआ था ना, उससे भी आपको पता चल जाता कि इस ये सिर्फ एक डिले टैक्टिक था कि मतलब बताओ, मतलब बताओ। अब मैंने उससे पूछा ना जब कि मुझे बताओ, मैं मतलब कहाँ से बताऊं कि तुम मानोगे, उन्होंने वो भी कोई नहीं से बता कि कितों दसना है, क्योंकि उस वो प्रिपेयर ही नहीं था अगले सवाल के लिए कि मैं बताना कहाँ से है। तो मैं मिर्जा साहब में खोल के बैठा था, वो मंदा नहीं सी पिया। हाँ उसको ऐड करें जरा, उसको बुलाएं किसी तरीके से, शेयर करें। अब वही है ना और भाई, अब जितनी वीडियो रिकॉर्ड हुई है ना, यहाँ से हम सिर्फ उसकी जो तजादात है वो हम ले सकते हैं, लेकिन वीडियो अपलोड करने के काबिल नहीं है जब तक आखिरी हिस्सा मुकम्मल ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे वीडियो एक जगह पर नॉकआउट हो चुका था उसूली तौर पर देखा जाए, जब उसने ये माना है कि मुझे मतलब नहीं पता, जो उसने शिफ्ट किया अपनी पोजीशन, उसूली तौर पर मुनाजरा वहाँ पे ख़त्म हो गया हुआ था, उसूली तौर पे कह रहा हूँ। मगर चूंकि गुफ्तगू उससे आगे चली है, वाकई उससे आगे वाला हिस्सा जो है, अच्छा लोग कह रहे थे मेरी आवाज़ नहीं आ रही, मेरी आवाज़ नहीं आ रही थी यार। नहीं, वो हमें तो आ रही थी आवाज, लेकिन जब होश सो जाता है ना, तो ब्राड गिरने वाली होती है, तो सबसे पहले नीचे आवाज जानी बंद हो जाती है, तो वो ओ सिग्नल होता है कि भाई ब्राड जो है ना गिरने वाली है। वो मैंने नीचे कमेंट में लिख दिया था कि होस्ट साहब जो है ना सो गए हैं, तो ब्राड अब जाने वाली है। वही मामला हुआ है। बहरहाल वो भी आपने बात ये सही कही है कि वो जहाँ उसने ये माना है ना कि मुझे मानी नहीं आता, वहां तक की वीडियो जो है ना काफी हो जाएगी। आगे वाला हिस्सा जो है ना वो नामुकम्मल है। वहाँ की इसलिए मुकम्मल हो जाएगी कि देखें, एक बंदे का जब दावा है ना, तो साबित उसने करना होता है। अगर वो दुराने मनाजरा ये कह देना कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, वो वहाँ हार गया, ख़त्म होगी बात उसूली तौर पर। क्योंकि जो बंदा अपने दावे के बारे में जाहिल साबित हो जाएगा ना, उससे आगे बात नहीं हो सकती। अगर मैं मिसाल के तौर पर वहाँ उसूली तौर पर कह देता ना कि तुम्हें तो पता ही नहीं है तो मैं बात क्यों कर रहा हूँ, तुम ऐसे बंदे से अकीदा रखा हुआ है ऐसी चीज़ के बारे में जिसका तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, वहाँ बात उसूली तौर पर ख़त्म हो गई थी। मगर मैं इसको पिदाना चाह रहा था, मैं चाह रहा था ये ज़रा थोड़ा सा और मैं इसको आखिरी राउंड के अंदर थकाऊँ। वो देखा नहीं है, वो भाग के आपकी तरफ आ रहा था, खोलो माइक ओए, और तुसी भी खोलो, मैनू पानी पियाओ ओए, और किधर गए हो, होगा माइक खोलो। ता मैं डक देता सी। इसीलिए मैंने कहा कोई माइक ना खोले इस वक्त, हम में से किसी का माइक खोलना भी उसके फायदे में चला जाएगा, क्योंकि वो चाह ये रहा है कि माइक खुले और मैं निकल जाऊं। जी बिल्कुल अमर भाई, असल में जब हम इनकी ब्रॉड पे जाते हैं ना, यहाँ तक कि ये तलत मलक की ब्रॉड पे इसका हालत ये होती है वहाँ पे कि आप सिर्फ 10 या 15 मिनट बात कर सकते हैं। उसके बाद वहाँ पे आला लाला शुरू हो जाती है, वहाँ पे बात नहीं कर सकते आप। और हमने इसको इतना टाइम यहाँ पे दिया और बिल्कुल फ्री हैंड, कोई भी बोला नहीं है। ये बिल्कुल हमारी ब्रॉड पे सिर्फ इनको मिल सकता है, और हमारी ब्रॉड पे ये आते नहीं है, क्यों पता है, यहाँ पे बात जो है क्लियर हो जाएगी सारी, कोई इनको स्पेस नहीं मिलेगी भागने के लिए। तो इसीलिए इनके जो बड़े बड़े मुरब्बियान है ना, वो भी हमारी ब्रॉड पे नहीं आते, अपनी ब्रॉड पे वो कर सकते हैं, माइक बंद कर सकते हैं, आपको बात करने नहीं देंगे, सब कुछ कर सकते हैं। तो दूसरी बात ये है कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर ये वीडियो कंप्लीट हो जाए ना, जो लास्ट वाला भी हिस्सा है ना, अगर ये कंप्लीट हो जाए तो ये बड़ी मजेदार और बड़ी जबरदस्त ये वीडियो जो है बन सकती है अपलोड होने के लिए। ये आखिरी हिस्सा मुकम्मल ना होने की वजह से ये अनकम्प्लीट है। आधी वीडियो हम अपलोड कर सकते हैं, लेकिन आगे वाला हिस्सा जो है ये काटना पड़ेगा जी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। कोई और भाई बात करना चाह रहे हैं, वो कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। जी अमर भाई की हाल चाल है? ठीक ठाक हो? पंजाबी च गल कर ला भाई? जी जी कर लें भाई, कर लें। जी अमर भाई, सब तो पहले ते मैं जेड़ा कि बड़ा समझो कि अपने आप ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ खुशी महसूस कर रहा कि मैं ਤੁਹਾਡੇ सामने बैठे हाँ
ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਖਾਤਬ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ FM ਜ਼ੈਤੂਨ ਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ID ਫੋਲੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਹੀਰ ਭਾਈ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਫਰਟ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੰਦ ਲੋਕ, ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅਹੀਰ ਭਾਈ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਲਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਏਡਾ ਮੈਂ ਆਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਿਆ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਬੜੇ ਭੁੜਕ ਭੁੜਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕਿਉਂ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਮਤਲਬ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਐ, 2 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਲੇ ਨਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ 2 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ, ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰ। ਕੱਲ ਨਾਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਧੂ ਜੱਟ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਬਸ਼ਾਰਤ ਢਿੱਲੂ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਰਤ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਜੇ ਉਹ ਨਬੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਂ ਇਮਾਮ ਮਹਿੰਦੀ, ਚਲੋ ਵਲੀ ਵੀ ਇਹ, ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਥੱਲੇ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਛੂਤ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ। असल दे विच ये चीज़ है, ये तुसी माशाल्लाह समझदार हो, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। पहले तो ये है कि आपकी मोहब्बत का भाई बड़ा शुक्रिया जो आपने इजहार किया। दूसरी चीज़ ये है जनाब अली, मैं इसलिए उर्दू में बात करूँगा क्योंकि हो सकता है कई सुनने वाले जो हैं वो उर्दू जानते हों, उनके लिए आसानी तो सारे समझ जाते हैं, बाकी हर बंदे की अपनी आसानी है। तो अली भाई सबसे बड़ा मसला ये है, अली भाई क्रिकेट खेली है कभी? जी भाई बहुत खेडी है, बॉक्सिंग भी खेडी, क्रिकेट भी खेडी। ठीक है, वो ਜਿਹੜਾ ਪੈਡ ਪਾਈਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਪਾਈਦਾ ਹੈ? ਲੱਤਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਸਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਈਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਬਚਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਸੀ ਬਾਤ ਹੈ। ये मेरे इससे बेहतर मेरे पास अली भाई की मिसाल। ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਉੱਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 2 ਜੁਮਲੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਹਮ 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 ਤੇ ਜਾਹਲ ਜਾਹਲ ਜਾਹਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖਰਾਜੇ ਤਹਿਸੀਨ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਮਰਨ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਗਦਾ ਰਿਹਾ ਮਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਫਾਹਮ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਿਕਲਿਆ। ਅੱਜ ਮਲਕ ਦਾ ਫਾਹਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੜ ਗਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅਕੀਦਾ ਤੋਂ ਛੱਡੋ ਫੈਜ਼ ਭਾਈ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਦਾ ਫਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਚੱਸ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਫਾਹਮ, ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਲਕ ਨੇ ਚਪੀਟ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਡੱਕਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਫਾਹਮ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੁਸੀਬਤ ਮੈਨੂੰ ਫਾਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੰਮਾ ਪੈ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਨੀ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਫਾਹਮ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਏ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਨਾ ਮਲਕ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਗੈਰ ਗਾਲ ਤੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਗਵਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਸ ਪਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ 2 ਘੰਟੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਗੜ ਬਗੜ ਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇਣ। ਤੇ ਮਲਕ ਨੇ ਜੋ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ ਮੂੰਹ ਚਾਈ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀ। ਚਲੋ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਲਕ ਤੈਨੂੰ 7 ਖੂਨ ਮਾਫ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਉਦੋਂ ਚੜਿਆ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨੇ ਇਸ ਖੋਤੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਲਕ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਕੜਿੱਕੇ ਥੱਲੇ ਕਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਹੋ ਤੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਉਹ ਅਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਸ ਬਰਾੜ ਕੋਈ ਨਿਊਟਰਲ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਨੱਸਣ ਦਿਆਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਊਟ ਲਾਵਾਂਗਾ।
ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਸਰ ਇੰਜ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਛੱਡ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਮਲਕ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ ਹੋ। ਬੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਗੈਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਜਾਹਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਲਾ ਪਾਵਾਂ ਤੇ ਡੰਡ ਪਾਵਾਂ। ਬੜਾ ਉਕਸਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਲਕ ਦੀ ਮੋਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਿੱਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਵਾਛਾਂ ਪਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਕਾਤ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬੁਖਲਾਇਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅੜੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਦਫਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਲਕ ਤੇ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਦੇਸਾਂ 'ਚ ਜਨਾਨੀ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੁਕਸ ਕੱਢ ਦੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਮੁਹਤਾਜ ਆ ਹੈਂ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਦੀਆਨੀਅਤ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੇਨੇ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੈਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਹੈ? ਓ ਹੋ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ? ਜਾਓ ਮਰੋ, ਪੈਰਾਡੋਲ ਖਾ ਕੇ ਸੋਵੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਬਰੌਡ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਪੈਸੇ ਕਢਾਣੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ। ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੀ? ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਏ, ਐਂਡ ਤੱਕ ਹੋਈ ਏ। ਜਦੋਂ ਬਰੌਡ ਡਿੱਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਹੀ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਏ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਪੈਣ ਡੀਆਂ ਸਨ। ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਬਰੌਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ गया। उसको यूट्यूब पे लगाते हैं भाई, इंशाल्लाह जरूर यूट्यूब पे लगाएंगे। हाँ, 1 घंटा ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 35-40 ਮਿੰਟ ਦੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸਟਾਪ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲਾਈ। ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਟੋ ਸਟਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੱਲ, ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੋੜ ਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਲੋਲੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਆਇਆ ਸਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇ, ਸਾਬਿਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਤਲਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਮਲਹਦ, ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮੁਨਕਰੀਨੇ ਹਦੀਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਲਗੜ ਬਗੜ ਲਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਜ਼ਈ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲੇਬਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਇਹਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅਕਾਇਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਮੁਨਾਸਬਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਰਾਨਿਸਟ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਲਹਾਦ ਵਾਲਾ ਬਣਾ ਲੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਕੀਦਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ है। ये ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ। ज़बरदस्त। डार भाई भी माशाल्लाह हैं। मैं सिर्फ एक बात कर लूँ, ये जो अबू बकर भाई आपने बात बताई है ना, ये बेसिकली हकीकत यह है कि नीम इल्हाद, कादियानियत नीम इल्हाद को जन्म देती है। जैसे ही एक आदमी कादियानी होता है ना होशो हवास के अंदर, अंबिया के मामले में वो बड़ा हल्का रवैया अख्तियार करना शुरू कर देता है। ये चीज़ उसके अंदर बेबरकती पैदा करती है। उस बेबरकती की वजह से जब अंबिया का जलाल और एहतराम उसके मिजाज के अंदर से निकल जाता है ना, और वो हल्का लेता है अंबिया को, ऐसे मुंह उठा के किसी के बारे में भी कोई बात कर देता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि उन्होंने मिर्ज़ा कादियानी को बड़ा हल्का किरदार का आदमी देखा। करैक्टर वाइज मिर्ज़ा कादियानी का कोई जलाल, कोई दबदबा, कोई पर्सनैलिटी, कोई इल्म, कोई दलील, कोई मंतक, कोई कतईयत नहीं थी। लिहाजा वो समझने लगे कि नाउज़ बिल्ला तमाम अंबिया इसी तरह ही थे। नाउज़ बिल्ला, ये कादियानी मिजाज के अंदर है। इसीलिए आप देखेंगे कि मिर्ज़ा कादियानी के दिफा में तमाम अंबिया के ऊपर एतराज़ करना शुरू कर देते हैं। लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी पर ईमान लाने की वजह से अंबिया का वो जलाल, वो एहतराम और वो वक़ार और वो मनसब और वो मर्तबत, वो अज़मत, वो शान, वो शौकत, वो सारी चीज़ें घट जाती हैं नाउज़ बिल्ला इनकी नज़रों के अंदर, कादियानियों में। ये मिजाजी तौर पर है। उसका नतीजा पता क्या निकलता है? एक इंसान की ज़िंदगी में बेबरकती और ईमान में बेबरकती पैदा होती है जैसे वो कादियानी होता है। उस बेबरकती का नतीजा ये निकलता है कि वो नीम मुल्हिद नुमा पैदा हो जाता है, नीम उसका मिजाज नीम मुल्हिद हो जाता है। इस तरह के लोग जमात कादियानी में बड़ी तादाद में, जैसे सलीम कुक्कड़ इज़ वन ऑफ देम, ठीक है। और वो जो दूसरा था गालीबाज, जिसका कुछ अर्से पहले मैंने बड़ा ऑपरेशन किया था, वो इज़ वन ऑफ देम। इसी तरीके से
जो आप तलत साहब की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता इनके अकायद क्या है, मैं डिटेल में नहीं जानता इनको। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी दूसरा इंटरेक्शन था इनके साथ, तलत साहब के साथ दूसरा। पहला भी मेरे ख्याल से साल पहले जब वो टिकटॉक फर्स्ट टाइम मैं एंटर हुआ था, उस वक्त ज़्यादा मैं एक्टिव नहीं था, तो वो उस टाइम हुआ था। तो ये लोग क्या करते हैं, नीम इल्हाद होने की वजह से ये आम कादियानी और आम मुसलमान में फसाद की वजह बनते हैं। ये ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, कादियानियों के साथ जो छितर पोला आमतौर पर मुसलमान कर जाते हैं ना, उसके पीछे अगर कोई रीज़न होता है तो वो इस तरह के नीम मुल्हिद होते हैं। जैसे सलीम कुक्कड़ है, और वो क्या उसका नाम है कि ना सी यार उधर जड़ा चलिया गया सी उस दिन, नादिर, हाँ नादिर जो है, और इसी तरीके से अपना ये तलत साहब जो हैं, इन लोगों की वजह से एक आम मुसलमान के ताल्लुकात जो कि समाजी तौर पर इस्लाह के होने चाहिए, तरबियत के होने चाहिए, वो खल्फशार के, कशीदगी के, तनाव के, इज़्तराब के, जंगो जदल के, दस्तो गिरेबां होने के वो बन जाते हैं। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। अब देखें कादियानियों के साथ जितनी झड़पें हो रही हैं ये टिकटॉक के ऊपर, उनमें तनाव क्यों पैदा हुआ है? क्योंकि वो लोग सलीम कुक्कड़ जैसे बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं, जो बंदा गुस्ताख है, ब्लास्फेमी करता है, साफ अंबिया पे तानो तशनी करता है, अज़वाज पे करता है, मुल्हिद है, मुंह से बोला हुआ। जब कादियानी हजरात उसको सपोर्ट करेंगे ना, या इस तरह के लोगों को करेंगे, फिर आम मुसलमान और आम अहमदी, आम कादियानी के अंदर तनाव पैदा होता है। यही ये लोग चाहते हैं। खैर बात हम भी डार भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, दिकर भाई भी। नहीं आमिर भाई, मैं कुछ भी नहीं कहना चाह रहा। मैं अभी वैसे भी बड़ा आप लोगों को माशाल्लाह शौक से सुन रहा हूँ। इस वक्त मेरा सुनने का टाइम है, और दूसरा मैं एक रिपोर्ट लिख रहा हूँ, जैसे फारिग होती है आप लोगों के साथ इंशाल्लाह प्रॉपर शामिल होता हूँ। ठीक हो गया, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। अच्छा, तो ये मैं मान सिर्फ लीजिए एक जी, छोटी सी बात कर देता हूँ कि मलक तलत ने एक बार खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया। बातों ही बातों में एक ब्रॉड पे बात हो रही थी, और जो बनी इसराइल वालों के है ना अकायद, बिल्कुल सेम इसने उसको एक्सेप्ट किया कि रसूल जो है इसका कोई भी फिजिकल इसका मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है कुरान के अंदर। रसूल क्या है? रसूल वही है जो ये किताब है, या जो हमारे अंदर उतरता है, जो हमें इल्हाम होता है, वही रसूल है। रसूल का फिजिकल कोई वजूद नहीं है रसूल का। और फिर दूसरी जगह पे जाके इसने ये बात की, कहता है कि मेरा ये कहने का मतलब ये है कि मिर्जा साहब की तालीम भी यही है कि रसूल का कोई फिजिकल नहीं होता। ये जो कुरान है ना, ये अब जिसके ऊपर भी यानी कि चादर चढ़ जाती है, जैसे मिर्जा साहब ने ये कहा हुआ है कि जी मुहम्मदी की चादर मेरे ऊपर चढ़ी, फलानी चादर मेरे ऊपर चढ़ी, फलानी चादर, तो ये चादर जिसके ऊपर भी चढ़ जाए वही रसूल है। तो इसके इस तरह के डबल माइंडेड इसके नजरियात या अकायद हैं। कभी बनी इसराइल वालों से ये मुतासर नजर आता है, कभी ये कुरानिस्ट जो है उनसे मुतासर नजर आता है। तो ये समझ लें कि गिल्ला तितर है। कोई अपने अकायद इसके बिल्कुल ना मुसलमानों वाले हैं ना मरज़इयों वाले हैं, कोई भी इसके अकायद ऐसे नहीं है। ये खुद ही गिल्ला तितर बना फिरता है। अहमदी खुद इसको कहते हैं नहीं, हम नहीं इसे ऑन नहीं करते। सिर्फ इसकी ब्रॉड पे ये है कि थोड़ा रश लग जाता है, गालियां शालियां अच्छी वहां पे चल जाती हैं, तो इसलिए वो अहमदी या दूसरे तीसरे जो है वो भी चले जाते हैं इसकी ब्रॉड पे। बस इतना ही है इसका जो मेन इसका मकसद है, बाकी और कुछ भी नहीं, कोई अकायद नहीं है इसके। असल में नज़रियाती तौर पर उखड़ गया ना, नज़रियाती तौर पर, क्योंकि मैंने जब इनकी फ़र्स्ट मेरे साथ इंटरेक्शन हुई थी ना इनकी तलत साहब की ब्रॉड के ऊपर, तो ये शख्स ने कहा था कि ये बेसिकली मुर्तद है ना, इर्तदाद है। तो ये आम कादियानी वाला इसका स्टेटस नहीं है, ये मुर्तद वाला इसका स्टेटस है ना। ये पहले कहता है मैं मुसलमान था, वल्लाहु आलम मुझे नहीं पता था कि नहीं। दावा जो था, जो मेरे सामने रखा था, वो ये था कि मैं पहले मुसलमान था, उससे मैं फिर कादियानी हूँ। जब आप नज़रियाती तौर पर उखड़ जाते हैं तो फिर आप एक यानी आवारा भेड़ की तरह है, जहाँ मर्जी निकल जाए। ये हुआ, और लिहाजा वो उसको नज़रियाती बुनियाद नहीं है, वहाँ से हिल गया। तो अब कुछ अकीदा यहाँ से पकड़ा, कुछ वहाँ से पकड़ा। बेसिकली मिर्ज़ा साहब ने भी ये चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा किया था। कुछ सर सैयद अहमद ख़ान से नज़रियात पकड़ लिए, कुछ चकड़ालवी से पकड़ लिए, कुछ जनाब ईसाइयों से पकड़ लिए, कुछ अकायद हिंदुओं से पकड़ लिए, यानी ज्योतिष वहाँ से पकड़ लिया, अवतार का कॉन्सेप्ट वहाँ से पकड़ लिया। इसी तरीके से कई और बातनियत के अकायद बातनियों से पकड़ लिए, ठीक है। कई इस्तिलाहात तसव्वुफ़ से ले ली, कुछ इस्तिलाहात जनाब
जो है ना वो ईसाइयों से पकड़ ली। इस तरह मलगूबा तैयार करके एक चूं चूं का मुरब्बा निकाल कर कहा जी मैं बड़ा कोई शानदार तहकीक लेके आया हूँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर डायसेक्ट किया जाए ना मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को, इसके पल्ले अपना कुछ भी नहीं था, अपना कुछ भी नहीं था, ना दलाइल ना अकायद, अपना कुछ भी नहीं। तो आप इस तरह सिंगल पोस्टमार्टम करेंगे तो एक एक ऑर्गन अलग करके बता सकते हैं कि ये अकीदा मिर्ज़ा गुलाम कादियानी से पहले किसका था। ठीक है ना जी। जैसे ये वफ़ात मसीह का मामला है, उस पर जो दलाइल है वो आप देख लें, सर सैयद अहमद खान ने पहले पेश कर दिए हुए हैं। इन्होंने जिथे जीरो लाना सी उथे जीरो नहीं लाया, तो जिथे नहीं सी लाना उथे जीरो पल्ले पा देता है। सर सैयद अहमद खान साहब ने 3 आयतें पेश की थी वफ़ात मसीह के ऊपर, उन्हें उथे सिफर ठोक के 30 कर दी, तो जिथे 50 किताबां लिखनियां सन उथे सिफर ला के 5 ला दिता। ये पुठे काम सन, हैं जी, ये पुठे काम सन। तो ये मलगूबा तैयार किया गया, माजून तैयार किया गया। हकीम तो थे मिर्ज़ा साहब, उन्होंने माजून जो है चूं चूं का मुरब्बा तैयार करके जमात कादियानियों को अपनी तहकीक कहकर चेप दिया। इसका जा बजा आपको जिक्र मिलता है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी जो है वो दूसरे लोगों के इस्तदलाल को अपनी जगह पर इस्तेमाल करके अपनी सदाकत की दलील बना के पेश करते थे। जैसे मिसाल के तौर पर लामक है, इसी तरीके से कश्मीर वाला मामला है, और इसी तरीके से वफ़ात मसीह का मामला है, और इसी तरीके से जो शेख अहमद सरहंदी साहब हैं उनके कुछ इस्तदलालात हैं, उन पर बात करना। यानी इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिनको इकट्ठा जोड़ तोड़ के इब्नुल अरबी जो हैं उनके कुछ तालीमात हैं, उनके कुछ तहकीकात हैं, उनको पेश करके तो अपना एक जिस्म बना के अकायद का उसको पब्लिक के सामने रख दिया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मिर्ज़ा कादियानी अगर दुनिया के अंदर मौजूद ना होता, ये अकायद बिखरी शक्ल के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे मौजूद थे। यानी गैर इस्लामी अकायद हों, गैर कुरानी अकायद हों, गैर नबी के अकायद हों, या किसी किस्म की ये चीज़ें हों, ये बातिल अध्यान के अंदर बिखरी हुई चीज़ें मौजूद हैं। अब उनको चंद जगहों के ऊपर कुरान या सुन्ना से नथी या उसके साथ उलझा कर पेश करके पेचीदगी के साथ मिर्ज़ा कादियानी ने एक चीज़ पेश कर दी पब्लिक के सामने, उसका नाम रखना चाहा कि ये इस्लाम है जी, अफसोस के साथ। तो ये मिर्ज़ा साहब से इन्होंने लिया है, चाहे वो तलत साहब हों या कोई और हो। कादियानियत के अंदर मिर्ज़ा साहब की किताबों का जो मुताला करेगा उसको साफ़ तौर पर पता चल जाएगा कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की अपनी तहकीक ज़र्रा बराबर भी नहीं थी। चलें इस तरह देख लें, मिर्ज़ा कादियानी पर जो खालिस इल्हाम हुआ है ना, खालिस इल्हाम, आप उनकी हैसियत और वक़्त देख लें, वो किस पाए की हिकमत है उसके अंदर। मिसाल के तौर पर वो इल्हाम जो उनका दावा है उन पर हुए हैं, और साफ पता चलता है कि कुरान की पूरी पूरी आयत अपने ऊपर चेप दी हुई है, नाउज़ बिल्लाह। आप उनको साइड पे करें क्योंकि वो कुरान में पहले से मौजूद हैं। मिर्ज़ा कादियानी के ऊपर उतरने वाले जो खालिस इल्हाम है ना, अगर कोई बंदा कादियानी अगर समझना चाहता है ना, उनको गौर करे कि मिर्ज़ा कादियानी ने दुनिया को दिया क्या है, वो जो इल्हाम आया ना उनके अंदर हिकमत क्या है। कुछ भी नहीं, ज़रा भी नहीं। आपको पता ही नहीं चलता कि कोई अखलाकी मेयार पेश हुए हों, कोई तहकीकी मेयार पेश हुए हों, कोई इनकलाबी तालीमात आई हों, कुछ गैबी किस्म की तालीमात आई हों, कुछ भी नहीं, कुछ नज़र ही, कोई वैल्यू वर्थ ही नहीं नज़र आती है आपको। तज़किरा पढ़ कर देख लें। तो इसीलिए मिर्ज़ा कादियानी के इर्द गिर्द से ये चंद बहसें जो मिर्ज़ा कादियानी ने कॉपी पेस्ट की थी, अगर उनको आप साइड पे कर दें, मिर्ज़ा के पल्ले कुछ भी नहीं रहता। और इन्होंने वो मुझे याद है स्टूडेंट लाइफ के अंदर मेरे सामने एक पर्चा आया था, उससे पहले पॉकेट बुक गुजरी थी, मगर उसके बाद एक पर्चा आया था अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया। इन्होंने वो बहुत पब्लिश किया था, बहुत ज़्यादा। वो खुतबा है बेसिकली, पता नहीं अब अमेरिका में दिया था या कनाडा में किसी जगह पर वो खुतबा दिया था। उसको उनको इतना पसंद आया कि जमात कादियानिया की जो नादर नशर व अशात है ना, नज़ारत नशर व अशात पब्लिकेशंस की, उन्होंने बाकायदा उस खुतबे को पब्लिश करके अहमदियत ने दुनिया को क्या दिया, एडी एडी गप छड्डी, एडी एडी गप छड्डी। बंदा कहता हो कितों तुसीं दिता है, अपनियां मल्लां मार दो। ये है जी मामला।
खैर जी, दीगर भाइयों को बात करना चाहते हैं वो कर लें। तलत साहब के साथ अगर बात मुकम्मल हो जाती ना तो बड़ा लुत्फ आना था, क्योंकि आखिरी बॉल थी उस ओवर की और मामला जो है वो बारिश हो गई। आखिरी बॉल थी और मैंने इनको इसीलिए अगले स्टेप पे लेके गया था कि चलो मैं मतलब बताता हूँ। मेरे भाई मैं फिर हम डगलस लुइस मेथड से नतीजा निकालते हैं ना, हम डगलस लुइस मेथड यूज करके रिजल्ट निकाल लेते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, वो तो मैंने उनको पहले भी बताया कि नॉकआउट एक जगह के ऊपर हो गया हुआ था। जो गुफ्तगू है ना एक जगह पे कंक्लूड हो चुकी हुई है, उससे आगे मैंने दिल बड़ा करके कहा कि चलो यार अगर तुम नहीं बताते तो मैं बता देता हूँ, मगर मुझे ये बता दो कि जब मैं बताऊंगा तो मैं तुम्हारी मर्जी की जगह से बता देता हूँ, जहां से तुम बता समझना चाहो। उसको यकीन नहीं था, उसको ये था कि शायद सारी ज़िंदगी यही रट्टा डाल के रखूंगा कि आप मतलब नहीं बता रहे, आप मतलब नहीं बता रहे, आप मतलब नहीं बता रहे। तो जैसे ही मैंने टेबल टर्न किया मैंने कहा चलो मैं बताता हूँ, उथों भी नस गया। कुरान से तो आप कर नहीं सकते, हदीस से तो आप कर नहीं सकते, तो तू अकीदा कितों ले अबे? इसका मतलब है कुरान और हदीस में कोई वजाहत ही नहीं है इस अकीदे के बारे में, इमाम महदी के बारे में। अपने मुंह कह रहे हैं ये, इसकी वजाहत तो ना कुरान में है ना हदीस के अंदर है। मैंने कहा फिर लुगत से बता दूँ, लुगत में आप तावीलें करेंगे तो कितों दसां, कितों दसां? ये मामला जी। बहरहाल ओवरऑल अच्छी गुफ्तगू रही जी भाई। ਅੱਛਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਗਲ ਦਿਹਾੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਡਾ ਖਾਸ ਕੋ ਪਤਾ ਕੋਣੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੈਸਰ ਅਹਿਮਦ ਰਾਜਾ ਭਾਈ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਿਆ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ इस खास गल का पता नहीं देते, थोड़ी जी रोशनी पा सकते हो प्लीज? वो असल में उनकी वीडियोस मौजूद हैं, बाकायदा प्ले लिस्ट है। द क्या नाम है उसका, हाँ मेरे ख्याल से सागा, हाँ डॉक्टर अब्दुल सलाम सागा के नाम से वो पूरा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस हैं। बेसिकली वो ट्विटर के ऊपर एक इशू उठा था, उसको रिफ्यूट करने के लिए कुछ सेकुलर्स जो हैं वो कादियानियों को बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे थे कि देखो पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले तो ये लोग थे। तो उसमें डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र किया गया, तो उसको रिफ्यूट किया, क्योंकि अभी रिसेंटली पता चला था कि शायद नेटफ्लिक्स के ऊपर भी डॉक्टर अब्दुल सलाम के हवाले से ना चीज़ें आ रही थी। तो उस पर उन्होंने रिफ्यूट किया है। वो जो नोबेल प्राइज़ में क्योंकि वो शेयर किया गया था, डिवाइड किया गया था, एक कॉम्बिनेशन था, कोलैबोरेशन था 3 लोगों के अंदर फिज़िक्स में। तो उस फील्ड के अंदर के जो लोग थे वो ऑब्जेक्शन उठा रहे थे। उनको एतराज़ था कि डॉक्टर अब्दुल सलाम से पहले कुछ रिसर्च पेपर्स मिलते हैं जिसमें इशारा मिलता है कि ये तो कॉपी पेस्ट किया इसने उस सारी की सारी रिसर्च को। और दूसरी चीज़ है, जो सारे साथ वाले लोग थे उन्होंने एतराज़ उठाना शुरू कर दिया था कि आपने धक्के से इस बंदे को डाल दिया, धक्के से। अब होता ये है, कुछ लोग ये मानते हैं कि वो जो रॉयल सोसाइटी है जो नोबेल प्राइज़ देती है वो बड़ा जनाब छान पटक करके और बड़े मामलात करके, ओ भाई इंसाना दी है, हमें पता है। यूएन भी बड़ी जनाब, बड़ी लीग ऑफ नेशंस के बाद यूएन बनाई गई थी, यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, सारे लोग इंसाफ और अदल से चलेंगे। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? कोई मसला हल हुआ? फ़लस्तीन के हवाले से क्या उन्होंने कोई जस्टिस किया? इराक़ के हवाले से कौन लोग हैं जिनको उन्होंने सज़ाएं दी, माफ़िया मांग ली? तो उसमें यानी इन इदारों के हवाले से ये बात की जाती है कि गोया पता नहीं ये कोई, और जो मलाला नू जाके जनाब प्राइज़ दे दें तो उससे आगे क्या हो सकता है। इसी से इनका पता चल जाता है कि उनका इंटरेस्ट क्या है। ये मलाला को जो है वो प्राइज़ दे रहे हैं, कंट्रोवर्शियल है, कोई हकीकत नहीं है उसकी। और ये बेचारे असल में जो कादियानी हजरात हैं ये बेचारे तरसे हुए हैं गोरों, क्योंकि मिर्ज़ा भी था, बिच जाता था आगे हाथ जोड़ के, हमने आपकी जनाब ये की है, मलका आलिया, हुजूर वाली, जनाब आलिया, हद अदब, जनाब आ रहे हैं सल्तनत के वाली। ये मानसिक यानी ये मेंटालिटी थी, गुलामी मेंटालिटी,
कि जब तक गोरों से को जस्टिफिकेशन को वैलिडेशन नहीं मिलेगी शायद हमारी वर्थ और वैल्यू नहीं है। ये मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की भी नफ्सियात यही थी। अच्छा, उससे बढ़कर आप देख लें, मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद मियाँ की किताब है तोहफ़ा वेल्स। शहज़ादा आया था जो बाद में लड़की का चक्कर बना, लव मैरिज थी, कुछ कहते हैं बाद में, पता नहीं, वो जब मुझे डिटेल भूल गया, उसके ऊपर मैंने प्रोग्राम में भी बात की थी। तोहफ़ा वेल्स आप पढ़ें, जैसे यहाँ पे तोहफ़ा कैसरिया लिखी मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने, उसके अंदर जो मालिश की, जो बटरिंग की, इसी तरीके से बेटे ने भी तोहफ़ा वेल्स के अंदर आप पढ़ें ज़रा, अनवारुल उलूम के अंदर, उस बंदे ने कोई कसर नहीं उठा रखी। कसीदा, सलावातें पढ़ रहा है, दरूद पढ़ रहा है बरतानिया की गवर्नमेंट और शहजादों के ऊपर, दरूद, और अश अश जा रहा है, नखरे उठा रहा है, जूतियां ठीक कर रहा है। ए बोल देने जी खलीफा साहब, इन्हों ये खलीफा है, कोई पॉलिटिकल वुसत नहीं, कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं। तो ये तो शुरू से ही ये रहे हैं ना कि गोरों से हमें किसी किस्म की अकोमोडेशन मिल जाए, प्लीज़ हमारे लोगों को अकोमोडेट कर लें, हमें रिकग्नाइज़ कर लें, हमें एक्नॉलेज कर लें, हमारी खिदमात को किसी तरीके से कबूल कर लें। तो ये फिर जारी बात है, इस तरह के अवार्ड को बड़ी को वर्थ और वैल्यू देते हैं। ये सारी बात है जी। बाकी कुछ लोग तो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि डॉक्टर अब्दुल सलाम जो है वो गद्दार था, पाकिस्तान के हवाले से बड़े राज उसने दिए। अब ये तहकीक का एक सब्जेक्ट है, वो देखना चाहिए उनको। बहरहाल नोबेल प्राइज़ के हवाले से जो आपने पूछा था वो मैंने आपके सामने रख दिया। दो बड़े एतराज़ात हैं, एक तो रिसर्च पेपर के हवाले से, और दूसरा जो शेयर होल्डर थे उसके अंदर उन लोगों ने एतराज़ उठाया था, उनके लेटर्स मौजूद हैं। तो ये बात है भाई। अब कुछ लोग कहते हैं जी कादियानियों से नफ़रत की वजह से कहा जा रहा है, नफ़रत की वजह, ये प्योरली साइंटिफिक बहस है ना, साइंटिफिक बहस भी नहीं कहना चाहिए, प्योरली रिसर्च की बहस है कि वो लोग क्या कहते हैं, तारीख क्या कहती है, सिंपल सी बात है। अब सॉरी, एक और बात यहाँ रखना चाहता हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं ना ये कंट्रोवर्शियल नहीं होता, रॉयल सोसाइटी जो है वो आपको नोबेल प्राइज़ जो है बड़ी तहकीक की बुनियाद पर देती है। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो रिसेंटली उठी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर उठी थी। एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है थियोरेटिकल फिजिसिस्ट माना जाता है, टॉप का। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की एक सीरीज़ है जीनियस के नाम से, उसका सीज़न 1 देख लें। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक सीरीज़ शुरू की थी डॉक्यूमेंट्री पर, और एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्टोरी के ऊपर, रियल स्टोरी, हिस्ट्री। उसमें एक एपिसोड है जिसके अंदर रॉयल सोसाइटी डिसाइड कर रही होती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए कि नहीं फिज़िक्स में। तो आपको पता है कि रॉयल सोसाइटी में ये प्रेशराइज होना शुरू हो गया कि ये एक ज्यू है, और आपको पता है उस टाइम के ऊपर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 सर पर खड़ी थी, यके बाद दिगरे हुई है चंद सालों के फ़र्क से। तो ज्यूज़ के बारे में अच्छी राय नहीं थी यूरोपियंस की। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन चूंकि ज्यू था तो रौला पड़ गया, चूंकि ये ज्यू है, कितने साल तक एल्बर्ट आइंस्टाइन को वेट करना पड़ा कि उसको नोबेल प्राइज़ मिले। क्यों? क्योंकि वो ज्यू है। बाकी आप समझदार हैं। जब एक ज्यू के बारे में यूरोप के अंदर, जो कि लोकल था जर्मनी का, वहां से हिजरत करके फिर वो यूके आया, वो जर्मनी में हालात ख़राब हुए हैं तो एल्बर्ट आइंस्टाइन को थ्रेट था, वो उसको भागना पड़ा वहाँ से, वो ज्यू था ख़ानदान, वो भाग के फिर यूके की साइड पे आया। तो अगर उस एक यूएस से, नॉट यूके, यूएस से वो चला गया, जहाँ पर ऑब्वियसली उसकी ओपनहाइमर से भी मुलाकात हुई। आपको पता ना, ओपनहाइमर जो अभी रिसेंटली एक साइंटिस्ट था ओपनहाइमर, जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है उसको कंपोज किया, कंपाइल किया और उसको फिनिशिंग उसकी की, बाकायदा टेस्ट भी किया था। क्रिस्टोफर नोलन है, अभी रिसेंटली उसने ओपनहाइमर के ऊपर हिस्टोरिक मूवी बनाई है, तो वो भी उस चीज़ को दिखाती है। उसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी थोड़ा सा रोल है जो ओपनहाइमर से मिला था। ये भाग के यूएसए आ गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा बंदा जो ओरिजिनली यूरोपियन है, वेस्ट के इंटरेस्ट में जाता है, उस बंदे को कितना डिले किया गया नोबेल प्राइज़ सिर्फ ज्यू होने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि कंट्रोवर्शियल नहीं है जी अली भाई। तो ये बात है सारी। अली भाई माजरत चाहता हूँ, काफ़ी लंबी मैंने बात कर दी है भाई बड़ी इल्मी गुफ्तगू सी कर रहे हो, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।
ਭਾਈ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਨੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ बैठे ने, सानू नहीं ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੇ बिल्कुल ਉੱਕਾ एज ए कौम। इसमें कादियानियों का कमाल नहीं है, इसमें वेस्टर्न पावर्स का इंटरेस्ट है। तो मिसाल के तौर पर अभी सेकुलर उनके इंटरेस्ट में है ना अली भाई, सेकुलर लॉबी जो है वो वेस्टर्न इंटरेस्ट में है, वो इनसे ज़्यादा हमारी जड़ों में बैठी है, कादियानियों से भी ज़्यादा। आपके जजेस हों, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, सिविल ब्यूरोक्रेसी हो, इसी तरीके से आपके पॉलिटिशियंस हों, आपके सेनेटर्स हों, ठीक है जी, आपके बड़े बड़े इदारे हों, उन सब के अंदर इस वक्त सेकुलर और लिबरल लॉबी बैठी हुई है। कादियानियों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी है वो। इसीलिए आप देखें कादियानियों को भी इवन कई दफ़ा वो कंट्रोवर्शियल करने के लिए मुसलमानों के हत्थे चढ़ा देते हैं आए दिन, कॉन्स्टिट्यूशन को सेकुलराइज करने के लिए। तो ये कादियानियों का कमाल नहीं है कि वो जड़ों के अंदर आ गए और बड़ा असर और रसूख हासिल कर लिया। पीछे पुष्ट बनाई थी ब्रिटिश की, उनका इंटरेस्ट ये है, वेस्टर्न लॉबी का इंटरेस्ट ये था कि कादियानियों को यहाँ पर असर और रसूख दिया जाए शुरू में। अब ये इंटरेस्ट उनका टिल्ट होकर शिफ्ट होकर चला गया सेकुलर लॉबी की तरफ। तो आज सारे का सारा असर और रसूख जो लेजिस्लेशन की पावर है, कानून साजी की पावर है, वो सारे के सारे सेकुलर्स बैठ गए, लिबरल्स बैठ गए। तो कादियानी की तो वर्थ और वैल्यू कोई नहीं है। हाँ, असर और रसूख है, उसके पीछे सिर्फ यही है कि वेस्टर्न लॉबी का इंटरेस्ट था, अदरवाइज इनकी कोई वर्थ और वैल्यू नहीं है। अपने बलबूते के ऊपर ये कद्दू भी नहीं पका सकते, अपने बलबूते पर। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਿਕਟਮ ਹੀ ਬੰਦਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਂਡ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਸੈਕੂਲਰ ਲਾਬੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਥੀਅਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ बचाने वास्ते। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ करना चाहिए ਸਾਨੂੰ? अली भाई आप यहाँ से अंदाज़ा करें, इसमें गलती हमारे हुक्मरानों की है। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता ये हिसाब कैसे देंगे। अवाम तो आवाज़ उठाती है। अब अगर हम हुकूमत से हटकर कुछ करने की कोशिश करेंगे, वो चीज़ें बगावत के अंदर शामिल कर देंगे और हमारे ऊपर लेबल लगा देंगे। ये बहुत कशमकश है। आज का बयान देख लें, आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पता है क्या कहता है? हम आलमी तनाज़े में हिस्सा नहीं बनेंगे मगर वो अमन व अमान के लिए कोशिश ज़रूर करेंगे। क्या मुराद है? आलमी तनाज़े में किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्या मुराद है? ये फ़लस्तीन में जो हो रहा है, लबनान पे जो अटैक हो रहे हैं, बैरूत के अंदर ईरान के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, मुस्लिम दुनिया के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं, कोई उसका हिस्सा नहीं बनेगा, कोई उसको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई उस पर अपना नैरेटिव नहीं देगा। ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब का बयान आया, आज आया, और कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दो। इस बेस पर पाबंदी लगा दो कि जी वो गलत बयानी चल रही है और सारे मामला हैं। ये बात बोली जा रही है। मेरा सवाल ये है कि जब हमारे हुक्मरान आलमी सतह के ऊपर कोई बयानियाँ ही नहीं रखते उम्मत मुस्लिमा की बुनियाद के ऊपर, तो फिर यही हालत होगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह किसी कौम की हालत को नहीं बदलता जब तक वो अपने हालात को खुद नहीं बदलते। यह कायदा अल्लाह ताला ने कौमों का बता दिया। अब उसके बाद कैसे हम लेकर चलेंगे? तो ये लाया अमल हमारा सिर्फ एक ही लाया अमल हो सकता है, अपनी यूथ को अवेयर करें, अपने आप को अपडेट रखें, एजुकेट करें, अपने नज़रियात को ठीक करें और इसको आगे फैलाएं अवाम तक। बिल्कुल सऊदीया भी उसी चीज़ के अंदर है। सऊदीया की क्या औकात और हैसियत है? हकीकत में असल उसूल जो है वो तो नज़रियात का है ना। सऊदीया कुछ भी नहीं कर रहा, कख कंडा नहीं कर रहा, कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। कतर ने रिसेंटली रोल प्ले करने की कोशिश की थी, इन्होंने उनको धमकाना शुरू कर दिया, उसका बाइकआउट कर दिया था बड़ी मुश्किल से। फिर अमेरिका की तरफ से, क्योंकि उन्होंने तालिबान के साथ अपने मसाइल ठीक करने थे, तो कतर ने अपनी बातें मनवाई।
तो कतर के ऊपर पाबंदी लगा दी। क्यों? कतर इन्वॉल्व हो रहा था कई चीज़ों के अंदर, कतर इनको पसंद नहीं आया। अब कतर के साथ यही डील हुई है, कुवैत के साथ भी यही मामला हुआ था। हाँ, कतर बड़ा बेहतरीन है, कतर बहुत बेहतरीन रोल प्ले कर रहा था। उसने ब्रिज बनने की कोशिश की थी बड़ी चीज़ों में, मगर अरब ने कहा कि अगर तुम इस तरह हो गए तो फिर देख लो तुम्हारा मामला क्या होगा, याद रखना। वो चुप कर गया बेचारा, उन्होंने कहा ठीक है फिर। तो ये बात है प्यारे भाई अली भाई, लाया अमल सिर्फ यही है कि अपने मुसलमान नौजवानों को तैयार किया जाए, जहन साजी की जाए, ये बातों को आगे पहुंचाया जाए, ताकि हम अल्लाह के यहाँ कल क़यामत के दिन मुजरिम ना हो कि हमने आवाज़ नहीं उठाई थी। तुर्की के साथ भी यही हुआ। तुर्की के साथ मामला ये हुआ, तुर्की ने कोशिश तो बड़ी की है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुर्की ने बहुत बड़े पैमाने के ऊपर कोशिश करने, यानी कोशिश की अमली तौर पर निकलने की, मगर तुर्की चाहता था यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बन जाए किसी तरीके से। उसके लिए ज़रूरी था कि उस कलेक्टिव नरेटिव को माने जो यूरोप लेके चल रहा है, खामोशी, इसराइल को सपोर्ट करना है। और तुर्की क्या करे उत्थे? जो बंदा उधर से निकल के कोई आवाज़ उठाएगा उसको ऊपर ब्रश लगा देंगे, पेंट कर देंगे। बिल्कुल सही गल है अमर भाई मैं एक गल एक शेख साहब दी सुनदा पिया एफएम जैतून लाइव ते ਉਹ पे एक शेख साहब फरमांदे पे कहंदे है कि पाकिस्तान ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਬੈਠੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕਾਦੀਆਨੀ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ पे ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਛੱਡੋ, ਮਤਲਬ ਕੱਢੋ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਚੋਰੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੜਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ करे? मैं आपको एक बात बताऊं अली भाई, मैं पर्सनली एक बंदे को जानता हूं, जो बंदा नादरा के अंदर इस वक्त, ठीक है ना, इस वक्त मौजूदा सर्विस कर रहा है। उस कादियानी था, उसने इस्लाम कबूल किया। मदे की बात बताऊं, अहीर भाई जानते हैं उनको, अहीर भाई जो है ना ये भी जानते हैं। अहीर भाई आपको याद है एक बंदे की कबूल इस्लाम की सेरेमनी पे हम गए थे? ओह यस बिल्कुल। हाँ, वो बंदा नादरा का था। उस बंदे ने ये बात की थी कि नादरा में कई ऐसे लोगों के डाटा मेरी नज़र से गुजरे हैं जिन्होंने झूठे एफिडेविट जमा करवाए हैं कादियानी और अहमदी ना होने के। झूठे। पता है क्यों? क्योंकि सरकारी बड़े ओहदों के ऊपर पहुंच सकें। ये अंदर की बात है। आप अंदाज़ा करो कि ये वो लोग हैं कि असर और रसूख हासिल करने के लिए झूठे हलफ लिख रहे हैं कि हम मिर्ज़ा कादियानी को कोई नहीं मानते, हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, मिर्ज़ा कादियानी और उनकी जमात को काफिर मानते हैं, और लानती हैं। काफिर ने, झूठे ने, फराडिये ने, इस पर साइन हो रहा है, हलफन साइन हो रहा है सरकारी ओहदे हासिल करने के लिए। और जब उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद जड़ें काटते हैं। अब आप अंदाज़ा करो कि जब ये छांटी की जाए अगर, और इसकी तहकीक की जाए कि किन्होंने झूठे झूठे एफिडेविट जमा करवाए हुए हैं, पूरे का पूरा निज़ाम तलपट हो जाएगा। अब हुआ क्या है, सारे एक दूसरे के काने ने, सारे सरकारी इदारों में जिन लोगों की गवर्नमेंट जॉब्स है ना, वो इस बात की तस्दीक कर देंगे। पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट जॉब्स कर रहे हैं सारे एक दूसरे के काने ने, किसी के बारे में बोलता ही नहीं। किसी को दुनिया की लालच है, किसी को इज़्ज़त बचानी है, किसी को प्रमोशन लगवानी है, किसी को फ्यूचर बचाना है, किसी को ओहदे की लालच है, कोई शशकों में डूबा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ये चीज़ें हैं, सबको अंदर खाते पता है। बताएंगे तो अपने रात निकल जाएंगे। अगलों ने फाइलें तैयार की हुई हैं, सारी बातें छोड़ें जनाब। जज्जां दियां वीडियो बन जांदियां उन्हां दियां बीवियां दियां, और की करिए।
इस पगोल ते कुछ ना फरोल की ਅਮਰ करिए। ਭਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਬਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਦੀਆਨੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ 'ਚ ਐਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਰਾਹੇ ਅਮਲ ਬੰਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੈਕੂਲਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਡੰਕੀਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਾਜਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਸੈਕੂਲਰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁਟਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਆ ਅਮਰ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਇਸ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਸੱਪਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਈਏ? ਕਿ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਂਭੀਏ, नहीं तो ये तो सानू लै दे जान दे। बिल्कुल, बड़ा मुश्किल सवाल आपने रखा अली भाई, बड़ा मुश्किल काम है ये। इसका एक तो हल ये है ना कि देखें, खौफ खुदा नहीं तो फिर कोई भी नहीं आपको पकड़ सकता, आप कुछ भी करते जाएं। यहाँ कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जो मुल्हिद हैं, अपने आप को मुसलमान बता के मुसलमान लड़कियों से शादियाँ कर लेते हैं, सारी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्हिद हैं, बीवियों को नहीं बताते, फैमिली को भी नहीं बताते, शादियां कर लेते हैं। क्या करें? इसका क्या हल है? एक बंदा जब आपको धोखा देने पर आए, धोखे का क्या इलाज है? इसका तो कोई हल नहीं। तो अली भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं, इसीलिए इसी की चीज़ के लिए तो फिर आखिरत बनी हुई है। इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं है। एक बंदे का सीना चीर के तो नहीं देखा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है। हलफ ही होता है ना। एक बंदा झूठा हलफ ही चुक जावे, उत्थे की करिए असी? हलफ तो बात तो उन्हें अपना मामला अल्लाह दे वाले कर दिता ना। एक बंदा तुहाडे सामने आके हलफ चुक देवे, मैं आई कोई नहीं, तुहाडे कोल कोई ऑप्शन है कि उसकी गल ते यकीन ना करो? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है जी, यह चीज़ है। अगों फिर लोग पहला पहुँच गए हुए ने, उन्हों का की हल है? कोई समझ नहीं। सिर्फ यह चीज़ हो सकती है कि अगर इन लोगों के बारे में पता चल गया ना तो इन लोगों को एक्सपोज किया जाए। अब वो कैसे करें वो मैं बता दिया आपको कि कॉम्प्रोमाइज़ हुए हैं, सारे लोगों की फाइलें तैयार हैं, कौन किसका राज खोलेगा? तो ये हकीकत है मेरे भाई। बड़ा मुश्किल सवाल है आपका अली हैदर भाई, मैं खुद सोच में डूब के हूँ। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, कैसे हैं? वालेकुम सलाम प्यारे भाई जी, बिल्कुल ठीक जी। वो अली भाई का क्वेश्चन ख़त्म हो गया तो मेरा एक क्वेश्चन था। जी जी जी। अच्छा आमिर भाई, आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने जिस तरह गुफ्तगू की, आपकी कन्वर्सेशन ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं, अल्लाह खैर करे, सारे यूट्यूब पे जाके आपके मनाजरे सुनूं। बड़ा आपने ठंडा करके रखा, बंदे को कहते हैं ना ठंडा करके खाना, वो आपने एग्जांपल बड़ी सी फिट की। अच्छा इमरान, आमिर भाई उस दिन जब आपने सूरह आल इमरान की 144 आयत जब आपने बयान की, बड़ा अच्छा आपने उसको एक्सप्लेन किया था। तो मेरा एक सवाल था, उस टाइम ज़ाहिर मैं नहीं कर सका था, वो ये कि अगर हम तमाम रसूलों को, जिस तरह ये कादियानी लोग उसका तर्जुमा करते हैं तमाम रसूल, तो इनमें अगर वो तमाम रसूल लगाते हैं तो इनमें तो फरिश्ते भी आते हैं, जिस तरह हज़रत जिब्राइल, और वो भी रसूल ही है ना देखा जाए तो। एक तो ये सवाल था। कुरान के अंदर तो उनको रसूल कह के पुकारा गया। जी जी। तो फिर अगर फ़र्ज़ करें वो इस चीज़ को फिट करते हैं उसमें, तो फिर तो वही ये सिलसिला रुक जाना चाहिए था। एक बात ये। दूसरा ये नाउज़ुबिल्लाह, अगर लाइक मैंने ये जिस तरह लाइक मेरे जहन में आया मैंने कर दिया, अगर कोई गलती शलती हो तो मेरी दुरुस्तगी फरमा दीजिएगा इधर। और दूसरा ये कि वहाँ पे आपने कहा था कि कई रसूल हैं, तमाम रसूल नहीं हैं, और जो कद खलत है, आपने कहा था कि खलत के लिए मौत का करीना होना मौजूद है, क्योंकि बाकी 2-3 आयत भी आपने रखी थी, उनमें कहीं मौत का मानी नहीं रखा गया था। तो क्या मैं ये जो पॉइंट था आपने खलत वाला एक्सप्लेन किया था, करीने वाला,
क्या मैं सही समझा था? बस ये मेरे 2 सवाल थे। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, जो पहला इस्तदलाल है ना, क्या इसमें मलाइका भी शामिल होंगे? उसमें एक एतराज़ ये उठ सकता है कि सियाक तकादा करता है कि जो रसूल बशर में आए हैं ना, उनका जिक्र हो रहा है। एक तो ये है, ठीक है, कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा जा रहा है कि आप रसूल हैं और आपसे पहले कई रसूल गुजरे हैं। तो लिहाजा जब ये कहा जाएगा ना, तो फिर कॉन्टेक्स्ट में वही रसूल अंबिया का जिक्र होगा जो बशरी गुजरे हैं, बशर के अंदर। एक तो इस इस्तिलाल के ऊपर कॉन्टेक्स्ट की वजह से एतराज़ उठ सकता है। लिहाजा यानी बहस के लिए तो ये चीज़ रखी जा सकती है कि अगर आपने अलिफ लाम जिन्स मानना है या अलिफ लाम कुल्ली मानना है, तो फिर उसके अंदर तो कुरान में जिन जिन को रसूल कहा गया वो सारे शामिल होने चाहिए। तो एक पॉइंट तो आपका इस तरह हो सकता है, मगर वो उसका जवाब फिर आ जाएगा सियाक की बुनियाद के ऊपर। अच्छा, एक तो ये चीज़ है, क्योंकि दूसरी आयत के अंदर भी जब आया है उज़्बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम मल मसीह इब्नु मरियम इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल व उम्मुहु सिद्दीक़ा काना याकुलानि ताम, यहाँ से भी जिक्र मिलता है कॉन्टेक्स्ट से, ये बशर रसूलों की बात हो रही है जो बशर में आए हैं, मलाइका का जिक्र नहीं है। वो ठीक है, बहस बराए बहस के लिए वो चीज़ चल सकती है, मगर उसमें जवाब मौजूद है, यानी मजबूत दलील नहीं होगी। पॉइंट होगा एक पॉइंट रखने के लिए, मगर मजबूत दलील नहीं है। दूसरा आपने कहा, जो मैंने उसमें अर्रुसुल में से अगलब का कायदा इस्तेमाल किया था, बिल्कुल ये अरबी कायदे के मुताबिक है। जब किसी जिन्स के ऊपर बात होती है तो अगलब का कायदा लगता है, और ये माना जाता है कि लिल अक्स, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, लिल अक्सरी हुक्मुल कुल, अक्सर के लिए हुक्म कुल है। तो हम मानते हैं, इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई इसमें से ये निकाह, वैसे तो निकलता नहीं है, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के लिए ख़ास दलील चाहिए, आम नहीं, ख़ास दलील। ख़ास मुअय्यन शख्स की वफ़ात की बात हो रही है तो कुरान में ख़ास मुअय्यन स्पेसिफिक प्रिसाइज स्पेसिफिकली ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात का जिक्र आना चाहिए। मुझे ये बताएं, ये कोई मुश्किल काम था कि यानी ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात, क्या नाउज़ बिल्ला ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम कोई पहले रसूल होने थे जिनकी वफ़ात होनी है? खुद ही ये आयत ही अगर वफ़ात के बारे में बता रहे हैं ना, तो कोई अनोखी चीज़ थी, अल्लाह ताला इसको नॉर्मल जिक्र करते। ये कहना कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात इससे खिंच तरू के निकाल रहे हैं, दावा ख़ास है तो दलील भी ख़ास दें। उमूमी कायदा क्या है कि बशर के ऊपर मौत आती है, ये उमूमी कायदा है। हमने कभी इनकार किया कि ईसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो जनाब उन पर मौत नहीं आएगी, ये हमने कभी इनकार किया? आएगी, मगर आ चुकी है, इसका सबूत चाहिए, इसकी दलील देनी है, क्योंकि इनका दावा है आ चुकी हुई है और इस तरह आई है, पूरी डिटेल है, तो उसको साबित करें। लिहाजा वहाँ फिर अगर हम ये माना करें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहिर रुसुल, उनसे पहले और भी कई रसूल गुजरे हैं, उनसे पहले और भी कई रसूल गुजरे हैं। चलें एक और इस्तदलाल ले लें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, ठीक है, क्या जितने भी रसूल गुजरे हैं सारे के सारे, उनकी वफ़ात मुअय्यन है? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, उनकी वफ़ात मुअय्यन है कि उनका इख्तिताम कैसे हुआ? यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका इख्तिताम मुअय्यन है, कैसे हुआ? मूसा अलैहिस्सलाम, कुरान में उनका इख्तिताम मुअय्यन है कि कैसे हुआ? यूसुफ अलैहिस्सलाम मुअय्यन है, और कई नहीं है, नहीं मुअय्यन। तो इसका मतलब है अल्लाह ताला ने वहां अंबिया की वफात के कॉन्सेप्ट को समझाया है, मुअय्यन नहीं किया। इसका मतलब है वफात वहां टॉपिक ही नहीं था, टॉपिक था नबूवत के मनसब को एक्सप्लेन करना, कि मिशन नबी की वफात या नबी के इख्तिताम के साथ ख़त्म नहीं होता, मिशन जारी रहता है। तो क्या अगर वो
फौत हो जाएं या शहीद कर दिए जाएं, तुम अपने पैरों पे फिर जाओगे। ये मकसद समझाना था, सिंपल है, उसको पेचीदा कर दिया। तो वहाँ अगलब का कायदा लगेगा, क्योंकि हम इस्तिस्ना मानते हैं ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम को इस सिलसिले के अंदर, और उस इस्तिस्ना के लिए कुरान के अंदर इबारतुन नस भी मौजूद है और इशारतुन नस भी मौजूद है। इबारतुन नस का मतलब यह है कि इबारत सरी तौर पर दलालत करती है कि नहीं, और इशारतुन नस का मतलब है कि मुतअद्दिद मकामात के ऊपर इशारे मिलते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई कुरान के अंदर से। अहदीस में भी डायरेक्ट आपको सबूत मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई। किस बुनियाद पर? दो बुनियादों के ऊपर। एक यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा, ईसा इब्न मरियम का। अगर उनकी वफ़ात हो गई है तो नुज़ूल का मकसद ही नहीं है, फिर आना चाहिए था ईसा इब्न मरियम की पैदाइश होगी, ठीक है ना, ईसा इब्न मरियम की पैदाइश होगी। ये भी नुक्ता आप ध्यान में रखें, सोचने वाली बात है कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो चुकी हुई थी और उनके रंग में किसी ने आना था, तो ईसा इब्न मरियम के साथ पैदाइश का सीगा आ सकता था कि नहीं आ सकता था? हाँ, लोग कह देते हैं कि जब ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई है तो पैदाइश होगी, तो दोबारा एक बंदे की पैदाइश कैसे होगी, लिहाजा वो किसी के रंग में आएंगे। मगर ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के लिए पैदाइश का वर्ड यूज़ नहीं हुआ, नज़ला का वर्ड यूज़ हुआ। अब ये कहते हैं जी दूसरे अंबिया के लिए नज़ला का वर्ड यूज़ हुआ था। ईसा अलैहिस्सलाम का मामला ख़ास है, उसके बारे में आपका दावा यह है कि उनकी वफ़ात हुई है, लिहाजा पैदाइश का सीगा इस्तेमाल होना चाहिए था। पॉइंट समझ आ रहा है? पैदाइश का वर्ड यूज़ होना चाहिए था कि वो पैदा होंगे, चाहे ईसा इब्न मरियम के नाम के साथ ही आता। आप ये कह देते कि उनके रंग में आएंगे, पैदाइश का वर्ड ही नहीं आया। ये इतनी बड़ी दलील है इस चीज़ को समझने के लिए कि ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम की वफ़ात नहीं हुई, बल्कि उनका नुज़ूल होगा, यानी पैदाइश नहीं होगी, उनका नुज़ूल होगा। दूसरी चीज़ ये है, ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से जो मुकालमा कुरान के अंदर मिलता है ना, वो मुकालमा बड़ा, आप ये समझें कि एक ख़ूबसूरत नज़रिया आपके सामने पेश करता है कि ईसा इब्न मरियम जिनके जाने के बाद कौम का मामला हुआ है, अगर वही शख्स नहीं आएगा तो हुज्जत तमाम नहीं होगी, और यह मुकालमा ठीक नहीं बैठता कि क्या तूने कहा था अपनी कौम को। अब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं कि यह सवाल ईसा इब्न मरियम से रफ़ा के बाद हुआ है। कुछ भी रफ़ा माने, कुछ भी रफ़ा माने तो रफ़ा के बाद हुआ है। वो अलग बात है कि मिर्ज़ा कादियानी की बातों में तज़ाद है, बाद में जाकर कहता है कि ये क़यामत के दिन सवाल होगा, कहता है क़यामत के दिन सवाल होगा। सवाल यह है कि अगर क़यामत के दिन सवाल होगा तो बीच में मिर्ज़ा साहब आप तो आगे हुए हैं, तो आपको तो पता चल गया है, आप ईसा बिन मरियम है ना, तो आपकी वजह से अगर एक ही शख्स हैं दोनों और आप उनके रंग में आए हैं, तो ईसा बिन मरियम को भी पता चलना चाहिए। तो वो तो कहेंगे अल्लाह ताला मैं तो, आपने मुझे भेजा था जब, तो वो तो मामला हो गया ना, मुझे पता चल गया था कि क्या हुआ क्या नहीं। अगर क़यामत के दिन होना है तो भी सवाल है, और अगर बरज़ख के अंदर हुआ यानी रफ़ा के बाद, चाहे वफ़ात माने, तो उस वक़्त उन पर हुज्जत नहीं उठती, हुज्जत नहीं उठती। वो तभी उठ पाएगी कि ये सवाल या तो क़यामत के दिन हो और शख्स एक ही हो, तब ये सवाल उठेगा, वरना इस सवाल की हकीकत ज़ायल हो जाती है। मिसाल के तौर पर एक क्लासरूम है, उसमें जिम्मेदारी आप मेरी लगाएं और सवाल जो है ना वो किसी और से किया जाए, या जिम्मेदारी जिसकी लगी है सवाल उससे ना किया जाए। एक ये सूरत है। दूसरी सूरत ये है कि जिम्मेदारी उसकी लगाई जाए जिससे सवाल नहीं करना। ये दो अलग चीज़ें हैं। एक है सवाल उससे किया जाए जिसके जिम्मेदारी नहीं है, और एक ये है जिम्मेदारी उसकी लगाई जाए जिससे सवाल ही नहीं करना। बाहर सूरत ये चीज़ ज़ायल हो जाती है। तो इसमें एक ही तरीका रहता है, वो ये रहता है कि सेम इंसान होना चाहिए, तब ये अल्लाह ताला कौम के ऊपर हुज्जत तमाम कर सकते हैं।
बनी इसराइल को पता है कि मिर्जा कादियानी कौन है? तो हुज्जत तमाम कैसे होनी है? जाके इस वक्त बनी इसराइल से पूछें, जो बनी इसराइल में आबाद हैं लोग, बनी इसराइल के जो लोग आबाद हैं, उनसे पूछे जाके, पता है मिर्जा कादियानी आ गया हुआ कौन है? उन्होंने पता ही नहीं। तो हुज्जत की ना तो तमाम होनी सी, उनको तो पता ही नहीं, चक्कर ही कोई नहीं। तो ये अजीबो गरीब एक आदमी ने एक गांव में बैठ के, कस्बे में बैठ के एक शोशा छोड़ा है, लोग उसके पीछे चल पड़े। गोरों का टाइम था, उनको लगा शशके मिल जाएंगे, हटो बच्चों हो जाएगा, रेलें पेलें हो जाएंगी, बहजा हो जाएगी। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਫਰ ਸੁਪਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਖਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾदियानी ਦੀ ਕਿੰਨਾ प्रोटोकॉल होएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह तो। ये हमारे मुआशरे में यही होता है, बद से बदनाम बुरा, और उस नाम क्या अपना क्या है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, देख लें। इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो हमारे लोगों का मिजाज बन गया हुआ है, हमारी यूथ का, उससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि लोगों को सिर्फ मशहूरी चाहिए, चाहे नेकनामी हो या बदनामी। मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी वॉज वन ऑफ देम, और इसके मानने वाले वॉज वन ऑफ देम एट दैट टाइम। ये जो हैं, ये तो पैदाइशी बेचारे फंस गए हैं ना, इनको तो जो रट्टा लगवाया वही पढ़ेंगे। इसीलिए पैदाइशी कादियानी के अंदर ये मामला होता है। बेचारा मिर्ज़ा कादियानी की किताबें नहीं पढ़ा होता, मगर बढ़त पूरी मारता है। तो ये बात है अपना। माशाल्लाह, आपने जो पॉइंट एक्सप्लेन किया ना, वो तो उससे तो सारी बात क्लियर ही हो जाती है कि जब नबी पास जब अल्लाह ताला क़यामत के दिन अगर सवाल पूछेंगे तो वो ये तो वाकई एक इनको बंदा समझाए कि भाई मिर्ज़ा साहब होंगे, हज़रत ईसा होंगे। ये तो एक पॉइंट पे तो इनकी तो मंजी ठुक जाएगी। चले जज़ाकल्लाह। और वो नाजिल वाला वर्ड भी, नज़ूल वाला वर्ड भी एक बड़ा एक क्लियर था। थैंक यू आमिर भाई, जज़ाकल्लाह। हाँ, कि वलद के पैदाइश का वर्ड इस्तेमाल नहीं हुआ, नज़ल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, कि मुश्किल नहीं थी। यानी हम ये भी नहीं कह रहे कि मिर्ज़ा कादियानी का नाम आता, हम कहते हैं ईसा इब्न मरियम के साथ पैदाइश का जिक्र आ जाता कि उनकी पैदाइश होगी, नहीं आया, उनका जिक्र ही नहीं आया। बिल्कुल आमिर भाई, वैसे अब आपकी ब्रॉड लगेगी इंशाल्लाह जब आप आएंगे, तो मैं तो सोच रहा हूँ कि यही टॉपिक हो जाए कि मिर्ज़ा साहब इज़ नॉट ईसा इब्न मरियम। जिस तरह ये लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा मसीहा आ चुका है, हमें यहाँ पे अपना बैनर लगा के, वो हमारी पहली ब्रॉड अगर इसी चीज़ पे हो जाए तो इनिशियलाइजेशन मेरे ख्याल में अच्छी चीज़ में हो जाएगी कि असल में मिर्ज़ा मैं नहीं, आपका आइडिया अच्छा है, जज़ाकल्लाह। करेंगे इसके ऊपर भी। अभी तो मैं सिलसिला शुरू करने लगा हूँ, वार्म अप जिसे आप समझ लें, कुछ दोस्तों से इंटरेक्शन हो जाएगा, कुछ मैं अपनी ब्रॉड के ना रूल्स रेगुलेशन कोई स्पेसिफिक करना चाह रहा हूँ। जो मेरी ब्रॉड होगी इंशाल्लाह, उसका मैं तरीकाकार रखूँगा। हो सकता है कई लोगों को वो तरीकाकार टिकटॉक के ऊपर पसंद ना आए, हो सकता है कई लोगों के लिए बोरिंग हो, मगर वो तरीकाकार ये है कि क्वेश्चन आंसर सेशन में सिर्फ क्वेश्चन होगा और सिलसिला आगे चलता जाएगा। भाई आते जाएंगे, वो जाते जाएं, भाई आते जाएंगे, वो जाते जाएं। ये सिलसिला का इरादा है। अगर ये टेक्निक, क्योंकि मैं ये टेस्ट हमारी ब्रॉड होगी और इसको ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन में रख रहा हूँ, मुख्तलिफ टॉपिक्स हों, डिस्कस हों। क्योंकि देखें इस वक्त कादियानियत के ऊपर माशाल्लाह बड़ी तादाद में टिकटॉक के ऊपर ब्रॉड्स चल रही हैं, उनके ऊपर काम चल रही है। तो मगर यह है कि उसको थोड़ा सा ओपन करके कई और चैलेंजेस हैं जिनको डिस्कस करने की ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं अपने नौजवानों को समझाने की ज़रूरत है, सीखने सिखाने की हैं। तो इस एतबार से खोलना पड़ेगा ब्रॉड को थोड़ा सा ना। यानी हम सिर्फ मुख्तस नहीं कर सकते कादियानियत के हवाले से। कादियानी टॉपिक भी डिस्कस होगा और कई टॉपिक्स हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। तो इसीलिए ब्रॉड जो है वो ओपन रखी जाएगी। अलबत्ता जैसे संडे का एक दिन ख़ास करेंगे, उस दौरान में अगर कभी टाइम मिलेगा इंशाल्लाह, तो हम एक कादियानियत के हवाले से स्पेसिफिक टॉपिक भी को ब्रॉड रख रहेंगे 1.5-2 घंटे की, उसमें ऐसा टॉपिक कर लिया करेंगे जी। इल्हाद के ऊपर भी इंशाल्लाह एथिज़म के ऊपर बात होगी। इल्हाद के हवाले से कुछ एतराज़ात हैं वो होंगे। हमें भाई कुरानिस्ट के हवाले से भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मिर्ज़ाइयत के साथ जो है ना कादियानियत ये बड़ी ज़्यादा आजकल यूनाइट है ये दोनों। तो इस पे ज़रूर, क्योंकि चले इल्हाद के बारे में तो कुछ ना कुछ फिर भी हम जानते हैं कि उनका क्या मामला है, क्या बात है, लेकिन जो कुरानिस्ट है ना ये बड़ा कम्प्लेक्स इनका जो है ना वो बिलीफ है इनके। तो हमारा ईमानदारी की बात तो ये है कि मैं खुद भी कभी इनसे बात नहीं की, क्योंकि मुझे इनके अकायद का पता ही नहीं। जब किसी के अकायद का पता ना तो उससे बात करना बेवकूफ़ी है सरासर।
तो इसको भी ज़रूर आप एड्रेस करें। और दूसरी बात आमिर भाई, मेरा भी एक सवाल है, माज़रत आप काफ़ी टाइम हो गया आपको बात करते हुए। कल रात एक वाक़या पेश आया कि मीर सलीम से किसी एक हमारे बड़े ही अच्छे भाई ने एक बात पूछी सिर्फ कि आप जो भी आपके साथ बात करने के लिए आता है आप उसे हमेशा पूछते हैं कि आपका फ़िरका क्या है, आपका फ़िरका क्या है, आपका फ़िरका क्या है। तो बताएं कि मिर्ज़ा साहब का जो दावा नबूवत था या दावा मुजद्दिदियत था, उससे पहले 52 साल तक मिर्ज़ा साहब का क्या फ़िरका था, या वो सिर्फ या फ़िरका था या वो सिर्फ एक मुसलमान थे खाली। तो उसने कहा कि अल्लाह के वो मीर सलीम ने कहा कि जी अल्लाह के नबी का क्या फ़िरका था, तो उसने कहा कि वो सिर्फ मुसलमान थे। तो क्या मिर्ज़ा साहब भी मुसलमान थे? उसने आगे काउंटर क्वेश्चन कर दिया। तो मीर सलीम ने एक दफ़ा भी नहीं बोला कि वो मुसलमान थे। इसकी क्या वजह है कि ये लोग इस बात से क्यों भागते हैं? ये एक सवाल मैं भी काफ़ी लोगों से कर चुका हूँ उसके बाद। तो क्यों ये मिर्ज़ा साहब को फ़िरका बताने से डरते हैं? इसकी क्या वजह है जी? आपको मज़े की बात बताऊं, आज मेरी अहीर भाई से बात हो रही थी कॉल के ऊपर, तो इन्होंने मुझे इस बारे में अपडेट की थी कि कुक्कड़ को कलंचू पड़ गया है फ़िरके के ऊपर। तो मैंने इनको याद करवाया था, मैंने इनको कहा कि 5-1 साल पहले जब कुक्कड़ की ब्रॉड पे एक बार मैं गया था ना, सुना लाइव स्ट्रीम पे यूट्यूब पे, तो इसने मेरे साथ ये करने की कोशिश की, फ़िरका बताएं फ़िरका एनू कलंचू है मैं भी पाया सी। मैं क्या मिर्ज़ा साहब का केड़ा फ़िरका सी ते इंज दी सीटी गोल हुई सी, एवं नहीं नसदा। ये नसदा इस वजह तो ही है कि ये सारे पैंतरे ला चुका हुआ है मगर चलिया कोई नहीं सी। ये मैं आपको 5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हो सकता है इसके पास ये चीज़ सेफ भी हो अभी इसके रिकॉर्ड के अंदर, क्योंकि ये भी वीडियो शूडियो डालता रहता है। तो कहीं अगर आपको कोई पुरानी नज़र आए तो उसमें आप देख लेंगे कि मैंने इसको ये बात की थी उस वक़्त भी। तो ये डेड लॉक है, ठीक है ना, कि मिर्ज़ा कादियानी का फ़िरका बताओ क्या है। ठीक हो गया, हो सब कह रहे हैं टाइम हो रहा है उनके पास। अच्छा, एक तो ये चीज़ है। दूसरा, रज़ी के साथ जो मामला हुआ था, रज़ी को तो ट्रैप ही और डाला था ना। हर रज़ी के साथ तो ये हुआ था फ़िरका डिफ़ाइन कर, और रज़ी डिफ़ाइन ही नहीं कर पाया कि फ़िरका कहते किसे हैं। मजाल है कि उसकी ज़ुबान से निकला हो फ़िरका इसे कहते हैं या ये होता है। भी पहले क्लेम करते हो, मिसाल के तौर पे मैं अगर कोई क्लेम करूंगा, मैं उस क्लेम को डिफाइन भी तो करूंगा ना कि भाई मेरा ये दावा है, मेरी इस दावे से मुराद ये है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीन मानते हैं। आपको कादियानी हमसे आके पूछेगा कि भाई आप ख़ातमुन नबीन से मुराद क्या, अपना दावा खुल के करें, तो हम करेंगे ना उसको खुल के। वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम नहीं करेंगे तो हम गलत हैं उस चीज़ के ऊपर। वो हमारी जिम्मेदारी है हमारे दावे की तफसील पेश करना। तो ये जब कह रहे होते हैं फ़िरका फलान जाना, कौन सा फ़िरका जाएगा, फ़िरका जाएगा, ओ भाई 10 तो सही फ़िरका क्यों कहते हैं, 10 भी तो सही ना। तो रज़ी के साथ भी यही सीन हुआ था और इसके साथ भी यही सीन हुआ। तो बड़ा अच्छा जिस भाई ने भी पूछा, ये अच्छा है, इनको ये पूछना चाहिए कि मिर्ज़ा कादियानी का फ़िरका क्या है। वो सीकर भाई ने इशारतन बात की थी कि आज ते होगी भाभी भाभी। अच्छा, हाँ जी हाँ जी। हाँ आए थे कि तो ये इन लोगों ने ये बड़ा ट्रेंड चलाया कि खादिम रिजवी ने कहा कि भाभी सूरा दे सूर ने ये वो। अब कल से हम भी यही प्लान करेंगे इंशाल्लाह इस बात। अच्छा दूसरा, हाँ आमिर भाई एक और सवाल है, वो बड़ा ये मजाक है, वो तो एक सीरियस सवाल है कि मैंने तारिक चौहान साहब को, अगर आप जानते हैं, जो जंबा ग्रुप से हैं, उनसे भी एक दफ़ा मुजद्दिदियत पे हमारी बहस हो रही थी। तो उनसे मैंने पूछा था कि मिर्ज़ा साहब के ज़माने में उनके दावे से पहले, क्योंकि मेरे ख्याल से उन्होंने दावा 1901 में किया गालबन, या उससे कुछ पहले शायद किया हो, लेकिन जैसे कि ये कहते हैं कि हर सदी के सर पे मुजद्दिद आता है। तो मिर्ज़ा साहब के दौर में मुजद्दिद कौन था? तो उसने सैयद अहमद बरेलवी, जो मेरे ख्याल से 10 सालन थे, उनका नाम लिया। क्या ये बात सच है कि वो उनको मुजद्दिद या कुछ मानता था किसी रंग में? नहीं, ये मेरे नॉलेज में नहीं है, मेरे नॉलेज में नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, ठीक है, मेरे नॉलेज में नहीं है ख़ास तौर पर ये नाम। मगर ये है कि जो अवाइल के हैं उनका तो हमारे इल्म में है क्या किन किन को वो मानते थे, ठीक है। जैसे इमाम हनीफा हैं या इमाम अहमद बिन हम्बल हैं और इब्न तैमिया हैं, इब्न क़य्यम हैं,
इसी तरीके से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को भी लिखा हुआ है उन्होंने। तो इस तरह के जो हैं मामला, तो उस हवाले से तो उनका मिलता है, मगर इसका मुझे नहीं पता। असल मुसफ़ा जो है उसके अंदर आपको डिटेल मिल सकती है, वहाँ पर तमाम मुजद्दिदीन को इन्होंने इकट्ठा किया जिनको ये मुसलमा तौर पर मानते हैं। लें जी, अहीर भाई जो हैं उनके पास टाइम का अख्ताम हो रहा है। राजा भाई आए हैं काफ़ी देर से, मैं चाह रहा हूँ राजा भाई या अहमद भाई, अहीर भाई थोड़ा सा इन भाइयों को टाइम दीजिएगा, ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि बिलाल भाई अननोन भाई ने तो बात कर दी है, अली भाई ने भी। अहमद भाई और राजा भाई की बात ना आई तो ज़्यादती होगी, स्टेज पे ले लिया ना हमने, तो उनकी बात होनी चाहिए। राजा भाई अहमद भाई को बात करना चाहें तो। मेरे ख्याल से नहीं, कोई इरादा नहीं है राजा भाई का और अहमद भाई का, माइक म्यूट है। बस ठीक है जी, सफ़ लपेटती जाए, कलम खुश्क हो गया और सफ़ जो है लपेट दी गई। इतवार को जी ब्रॉड होने जा रही है इंशाल्लाह, मैं दोबारा ऐलान कर देता हूँ। इतवार को, संडे को पाकिस्तान टाइम 11 PM ब्रॉड होगी ओपन क्वेश्चन आंसर सेशन की। उसमें टॉप प्रायोरिटी होगी नॉन मुस्लिम्स को। एंड जब हम कहते हैं नॉन मुस्लिम्स तो उसमें कादियानी हजरात भी शामिल होते हैं ऑब्वियसली, तो प्रायोरिटी दी जाएगी नॉन मुस्लिम्स को और उसके बाद मामला शुरू किए जाएंगे दूसरे। अच्छा, जिस तरह ही किया अहीर भाई, आप सुन रहे हैं? अवे तो नहीं है अहीर भाई, आप सुन रहे हैं? ये उमर फराज साहब करके कोई यहाँ रिक्वेस्ट डाली है, ये कोई कादियानी है, कादियानी अहमदी हैं, तो इनको एक बार ले लें, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, अगर कोई काम की बात हो जाए तो। अच्छा, मुसलमान है, मुसलमान है, मादरत चाहता हूँ यार। अच्छा, मुस्लिम भाई हैं, ओह सॉरी 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 भाई, सॉरी, मादरत चाहता हूँ। ठीक हो गया जी। तो इतवार को जो है ना वो हम सेशन रख रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से रखेंगे इंशाल्लाह। प्लान ये है कि क्वेश्चन आंसर सेशन में एक भाई आते जाएंगे, वो सवाल रखते जाएं और ये कोई सजेशन देना चाहते हैं, ये कोई राय देना चाहते हैं, उसके बाद अगले भाई आ जाएंगे। प्रायोरिटी नॉन मुस्लिम्स के लिए हम रख लेंगे और साथ साथ मुस्लिम दोस्तों को भी लेकर चलेंगे। 3 घंटे का एस्टीमेट है इंशाल्लाह ब्रॉड का। अगर कोई काम की बात और अच्छी बात चली और माहौल साजगार रहा तो 3 घंटे से ऊपर जाएंगे, अदरवाइज़ 3 घंटे के अंदर हम रैप अप कर देंगे। ये सिलसिला एवरी संडे को इंशाल्लाह हम रखा करेंगे और उम्मीद है दोस्त उसमें शामिल होंगे और बहुत कुछ एक दूसरे को सीखने के लिए मिलता रहेगा। यार उमर फराज भाई शायद बुरा ना मान जाएं, उनको यार ले लेते हैं एक बार। अहीर भाई मादरत चाहता हूँ यार, एक बार ले लेते हैं उमर फराज भाई को, वो नीचे नाराज़ ना हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी भाई। आमर भाई की हाल है? ठीक ठाक? कैसी तबीयत है? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, बस ख़त्म करने वाले हैं, हुक्म करें। नहीं, हुक्म क्या करना है, मैं तो वैसे ही नीचे कमेंट कर रहा था, सुन रहा था आपको। अच्छा अच्छा, सही हो गया। आपसे 1-2 दफ़ा पहले बात हुई है, लेकिन आपने मेरे ख्याल में पहचाना नहीं है, इसलिए आपने गैस कर ली है। मैं माजरत चाहता हूँ, असल में इसमें इस चीज़ में मुझे माजूर समझिएगा। टिकटॉक पर मैं बिल्कुल नया हूँ, ठीक है? मुझे यहाँ दोस्तों का मैं बड़ी माजरत चाहता हूँ, ये मेरी कम माइगी समझें कि मैं शायद ना पहचान पाऊँ या नाम चेंज हों आईडीज़ के, आप लोग पुराना सुन रहे, क्योंकि मेरा नाम ये आमिर हक से ही मैं आ रहा हूँ, यही आईडी है। अगर कोई भाइयों ने, पुराने दोस्तों ने नाम चेंज किया होगा, हो सकता है यूट्यूब कमेंट सेक्शन में या किसी जगह पर हमारी मुलाकात हो गई हो, मगर नाम चेंज होने की वजह से शायद मुझे ना पता चल सके। चले कोई बात नहीं, होता है, ऐसे कामों में ऐसा होता है। कोई बात नहीं, फिर सोशल मीडिया सही है, क्या कह सकते हैं। क्या? ठीक हो गया ना जी? जी जी। तो इतवार को इंशाल्लाह दोस्तों मिलेंगे, बड़ी मज़े की इंशाल्लाह सेशन रहेगा, आई होप सो। अभी तक का जो टिकटॉक का हमारा सफ़र रहा है उसमें बड़ा अच्छा लगा, बड़े पुराने दोस्तों से मुलाकात हुई और चूँकि यूट्यूब जो हमारा सेशन होता है लाइव का एवरी फ्राइडे, उसमें रश होने की वजह से या हमारा डोमेन होने की वजह से आमतौर पर मुसलमान दोस्तों से इंटरेक्शन नहीं हो पाता। मगर टिकटॉक पे एक फ़ायदा हुआ है कि पुराने दोस्तों से भी और बड़ी तादाद में मुसलमानों से भी फ़ौरन ही एक रैपिड इंटरेक्शन हो जाता है।
तो वो जो वैक्यूम है, वो जो दूरियां हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोस्तों से पूरी होती रहती हैं, मुलाकात होती रहती है। तो गलती कोताही माफ़ कीजिएगा, इंशाल्लाह भिजा लेते हैं। राजा भाई हाँ बोल लें, आपको तो कहा था ना, आप तो बोल लें भाई। राजा भाई हैं, ये अहमद भाई हैं, जी आप आमिर बोल भाई, सकते असल में मसला ये है कि इनके साथ हमारा इख्तलाफ ही इसी वजह से है कि ये हमें इस तरह दाखिल होकर बैठे हुए हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन किस मज़हब से है। अपनी पहचान अलग कर लें, हमें भी मसला इनसे ख़त्म हो जाएगा ना। लेकिन वो आ जाके फिर वही हो जाए। अगर आप देख लें, इधर भी कोई बंदा हमें मिल जाता है फेस टू फेस भी, तो अभी ये मामला हो गया कि बाकायदा उसे पूछना पड़ता है तो भाई तुम सही थे नहीं। उमर भाई चोर दरवाज़ा चोर के एंटर करने के लिए होता है। जो चोर दरवाज़ा है, चोर के एंटर करने के लिए, इसीलिए उसको चोर दरवाज़ा कहते हैं। वरना तो लोग घरों में फ्रंट दरवाजे से आते हैं ना। चोर दरवाजे को चोर दरवाज़ा कहते इसलिए हैं कि वो चोर वहाँ से एंटर होता है। इनके बनाने का मकसद ये था कि मुसलमानों के अंदर घुस के फितना फैलाएं। तो ये कभी मान पाएंगे कि हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है? यानी इनका ये कहना कि हमारा इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है, हम अलग कोई एक मज़हब हैं, इनके बनाने के मकसद को ही डिस्ट्रक्ट कर देता है, तबाह कर देता है। यानी यूँ समझें कि ये सुसाइडल अटेम्प्ट होगी अगर कादियानी जमात का ये मौक़िफ़ सामने आए कि हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए ज़िम्मेदारी हमारे हवाले हो गई है कि अब हमें अपने नौजवानों को बचाना है, क्योंकि इनके बनाने का मकसद ही ये था कि ये मुसलमानों के अंदर दरार डालें, फ़िरका मुतशाबिहात में ले जाएं। इसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, उते ऑक्सीजन कितों आंदी है, रोटी कितों खांदे ने। तू अपने काम कर जड़े करना आया मैं, तू अपने काम कर। ए जी वो क्या करते हैं, वो कौन से आसमान पे हैं, कौन सी जगह पे हैं, क्या नहीं है, वैसा कर देने। तो जो पूछो कि मिर्ज़ा साहब जो हैं वो कैसे दिल्ली बरूदी हो गए, ए जी आपकी समझ में नहीं आएगा, पहले इजराए नबूवत माने। ओ यार चलो इजराए नबूवत से ही मसला समझ आना है तो कोई एक नबी बता दो जो पहले दिल्ली बरूदी शक्ल के अंदर आया हो। नहीं जी कोई भी नहीं आया, तो फिर इजराए नबूवत कादे लिए मनाते हो सानू? पॉइंट समझ रहे हैं? ड्रामा चेक करें, जब कहते हैं मिर्ज़ा की सदाकत साबित करें कि वो दिल्ली बरूदी, ये नकली पुकली, ये गैर मुस्तकिल, गैर तशरी, ये कैसे आपने सारी शिकें लगाई। ये जी बात तब होगी जब आप इजराए नबूवत के कायल हों। अच्छा जी इजराए नबूवत के कायल हों इसका मतलब है नबी आ सकते हैं, तो पहले कोई ऐसा आया था? नहीं जी पहले कोई नहीं आया था, तो इजराए नबूवत का दिल्ली मनाइए। इजराए नबूवत किस लिए माने जब उस तरह का कोई आ ही नहीं रहा? तो सब इसका मतलब है मिर्ज़ा कादियानी से पहले नबूवत के इस मनसब को साबित करना होगा, दिल्ली बरूदी को, मिर्ज़ा कादियानी से भी पहले। ये सिर्फ टीटो पार्टी है, ये ड्रामा है, फुदू खाता आम मुसलमान के लिए। तो उमर भाई आप मेरी तरह सादा हैं, मासूम हैं, मुझे लग रहा है, तो ये आप इनको कैसे कहेंगे कि ये अपने आप को अलग कर लें? वो भाई थे ना, वो चुप करके साइड पे हो गए क्योंकि उनको समझ पड़ गई थी, उनको समझ पड़ गई थी। ये सेपरेट नहीं हुए, अपने आप को अलग नहीं कहा। वो अलग बात है कि जब सेंसेस हुए उस वक्त इन्हें चीका मारियां ने ये सानू अलग लिखो फिरका अहमदिया, मगर जब यहां की बारी आती है तो ये कहते हैं चोपड़ियां नाले दो सानू दो चोपड़ियां पाओ। पाकिस्तान में हमें बेसिक ह्यूमन राइट्स भी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी कोई नहीं मानते। हमें पाकिस्तान में बराबरी का हुकूक भी चाहिए और पाकिस्तान की बददुआएं भी करनी है बेड़े गर्क की। पाकिस्तान में बराबरी के हुकूक भी चाहिए और बाहर दुनिया के अंदर कहना है कि जनाब हमें इमिग्रेशन दे दें, हमारे लाल बड़े खराब है। चोपड़ियां नाले दो नहीं आमिर भाई माशाल्लाह आपके पास तो बहुत ज़्यादा इल्म है, मैंने आपको सुना है काफ़ी दफ़ा, तो मैं वाकई मासूम हूँ, मुझे नहीं इतना इल्म नहीं है, तो आप तो माशाल्लाह इनका। नहीं भाई मेरे पास कोई इल्म नहीं है, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना। मैं भी बस आप दोस्तों से सुनता हूँ, सीखता हूँ, आप लोग आके बताते हैं, को अपडेट करते हैं, तो मेरा भी इल्म में इजाफा हो जाता है। हाँ ये है कि तबसरा तज्जिया जो है वो हर बंदे का अपना होता है, मैं अपनी नाकिसी राय रख देता हूँ, किसी को समझ आती है, ठीक हो गया। राजा भाई को बात कर लें फिर यार इजाज़त देते हैं, क्योंकि संडे को भी इंशाल्लाह हमने बैठना है, लंबा बैठना है। जी जी आ रही है भाई। जी आमिर भाई सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ आपकी खिदमत में। दो तीन बातें करनी है, एक तो मैंने वैसे बात और करनी थी लेकिन आपने जो आखिरी बात की ना उस पर मैं कमेंट करना चाहता हूँ। कल ना ये बैठे हुए थे दो तीन मुरब्बी, अच्छा इससे पहले मैं थोड़ी सी और एक बात कर लूँ फिर इस पे बात करता हूँ। एक्चुअली आपसे पहले जो है ना टिकटॉक पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अच्छे मुजाहिदीन बड़े जबरदस्त काम कर रहे थे, जैसे अमर नजीर हो गए, सैयद जफर साहब हो गए,
जिया भाई हैं, ठीक है, उनके साथ तो मेरा पर्सनल भी है तल्लक वास्ता, बातचीत होती रहती है। तो माशाल्लाह उन्होंने बड़ी खिदमत की, बड़ा मैं अवेयर भी किया। जैसे मेरा तल्लक कश्मीर से है और हमारे यहाँ वहाँ पे नहीं थे कादियानी, और मेरे यहाँ पे दोस्त भी थे, और एक लंबी हिस्ट्री है। चले, बड़ा टाइम आपके पास शॉर्ट है, तो उनकी वजह से हमें भी काफी नॉलेज हुआ और हमें भी पता चला कि इनके अकायद क्या है। तो उन्होंने काफी अच्छा काम किया। लेकिन आपके आने से और जो दूसरे आपके दोस्त हैं, क्या नाम है, दो और आपके दोस्त हैं जो डिबेट करते हैं, एक इदनान भाई हैं और एक जिन्होंने उस दिन डिबेट की थी उसके साथ इब्ने माजा के साथ, उनका नाम नहीं मेरे ज़हन में इस वक्त आ रहा। तो उन्होंने भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा डिबेट की और बड़ा मजा आया। लेकिन आपकी मैंने एक क्वालिटी देखी है, मैं काफी दिनों से आपको सुन रहा हूँ। आपकी तारीफ मैं मुंह पे नहीं करना चाहता क्योंकि अच्छा नहीं लगता, शायद ऐसे लगता होगा कि खुशामद जब भी मैं करता हूँ, लेकिन मुझे वाकई एक चीज अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं उसको बताना भी फर्ज होता है कि बंदे को ये चीज आप ज्यादा करें। वो क्या है कि आप माशाल्लाह एक तो आप जब भी बात करते हैं ना, दो चीजें आप उसमें फर्क कर देते हैं, डिफरेंट कर देते हैं। एक तो जो है कादियानी, वो जो इनके मुरब्बी हैं या जो हदें क्रॉस कर चुके हैं, उनको आप डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं, और जो आम कादियानी है उनके लिए जो आपके दिल में हमदर्दी है और हमेशा उस चीज का ख्याल रखते हैं। ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है आपकी। और मैं आपसे गुजारिश ये करने लगा था कि आपको किसी तरीके से आपके आने से जो हुआ है ना, मैं वापस इस बात पे भी आऊंगा। आपके आने से ये हुआ है, आप 3-4 भाइयों के आने से, कि आप इन्होंने अपने मुरब्बी भी ले आए हैं टिकटॉक पे, क्योंकि हम तो काफी टाइम से इनको सुन रहे हैं, इनका पीछा भी कर रहे हैं और इनका जो भी है सारा सिलसिला देख रहे हैं। तो आपके आने से अब क्या हुआ है कि उनको पता चल गया कि ये तादाद में ज्यादा हो गए हैं और माशाल्लाह अच्छे बंदे इनके आ गए, तो अब वो आपके आने से मुरब्बी जो है ना वो नमूदार हो गए हैं डिफरेंट बोर्डों पे। तो कल मियाँ 49 के बोर्ड पे दो मुरब्बी बैठे हुए थे, सैयद जफर शाह साहब बैठे हुए थे, तो उनको तो उन्होंने मौका नहीं दिया, खुद ही वो बातें कर रहे थे जो आप अभी बात कर रहे थे, जो मैंने बात छोड़ दी थी रस्ते में कि दिल्ली ब्रूजी वाली। तो वो कल आपस में ही लगे हुए थे, मुरब्बी बैठे हुए थे, कह रहे थे कि बताएं जी 1,26,000 पैगंबर आए हैं, उनमें से 4 के पास शरीयत थी, तो बाकी तो सारे दिल्ली ब्रूजी हो गए। ठीक है, तो लेकिन वो शाह साहब को, शाह साहब ने 2-3 दफा बोला कि आपने आपस में बात करनी है, मुझे भी मौका दें। तो वो जानबूझ के जो मुरब्बी थे ना, उन्होंने 49 को मौका ही नहीं दिया। 49 ने ट्राई की 1-2 दफा कि उनको मौका दूं, लेकिन मुरब्बियों ने एक दूसरे के, हाँ जी आप बोल रहे जी, अब आप बोल रहे जी, अब आप बोल रहे, फिर वो फट अप होकर चले गए। ठीक है, लेकिन आपने ये काम करना है किसी तरीके से, आपने इस चीज को सोचना है कि आप किसी तरीके से इनको एंगेज करें, क्योंकि आप जब इनके साथ बात करते हैं ना, मुसलमानों के लिए भी और आम कादियानियों के लिए बड़ा फायदा ये हो जाएगा कि आपका बात करने का अंदाज और आप जिस तरीके से बात को माशाल्लाह खोल देते हो ना, वो वो अल्लाह पाक ने आपको एक बड़ी सलाहियत दी हुई है। शायद आपकी जो उस दिन में सिस्टर्स आई थी एक रोड पे आपकी पे, और उन्होंने बताया कि आपने उनकी जिंदगी में कितना इम्पैक्ट डाला, तो वो मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में भी देखा कि आपने जैसे अभी बात कर रहे थे तलत मल्लक के मौजू पे बात कर रहे थे, तो आप किसी भाई को समझा रहे थे कि ये क्योंकि मिर्जा हल्का है, यानी कि उसका इतनी वो वैल्यू नहीं है, तो इसलिए सारे अंबिया को हल्का लेते हैं, और इनके अंदर हम अंबिया की जो तजीम और जो उनका एहतराम है वो नहीं होता, इस वजह से इनके दिलों में वो चीज नहीं आपको देखने को मिलती, और इसलिए ये जो है ना वो अलहियत की तरफ चले पड़ते हैं। तो ये जो चीज आप जिस तरीके से आप बयान करते हैं ना, और जिस तरीके से चीज को खोल देते हैं ना, वो हमारे लिए भी समझ आ जाती है कि ये क्यों बदतमीज है, ये क्यों अंबिया की गुस्ताखियां करते हैं। और आम कादियानी को भी मुझे हम 100% श्योर कि उनको भी इस चीज पे वो सोचते होंगे और सोचेंगे भी, और उनको बड़ा फायदा होगा। लेकिन आपने करना क्या है कि सिर्फ अपनी बोर्डों पे तो बहुत फायदा है, लेकिन तो बहुत कम आते हैं लेकिन कम आते हैं बाहर से बैठ के। लेकिन जब आप इनको एंगेज करेंगे, जो इनके ये 5-7 बंदे बैठे हुए हैं, मुंह फाट बैठे हुए हैं, या जो इनके मुरब्बी आए हैं, इनको किसी तरीके से एंगेज करेंगे, इनके साथ अगर बात करेंगे ना, तो इससे आम कादियानियों को और मुसलमानों को फायदा होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये दीन की एक बड़ी जो है खिदमत होगी आपकी तरफ से, अगर आप इस मौजू पे सोचिएगा, अगर मैं आपको सही तरीके से अपनी बात एक्सप्लेन कर सकूं। बहुत शुक्रिया जी। जी अच्छा राजा भाई, मैं आपने बड़ी प्यारी बात की। वैसे जो आपने मेरे हक में कहा है, अल्लाह ताला इस तरह का हमें बना दे और हमारी कमी कोताहियों को दरगुजर फरमाए और हम पर अपना फ़ज़ल और तौफ़ीक रखे, और आपकी दुआएं हमारे हक में कबूल फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना। आपने जो ये कहा है ना मेरा प्यारा भाई राजा भाई, कि इनके साथ इंगेज करें, तो आने का मकसद ही ये है। अब मेरा जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहा है ना, वो ये रहा है कि इनकी ब्रॉड्स के ऊपर एक तो ये है कि
कोई, आप मिसाल के तौर पर आज आप देखें तलत मलिक साहब वाला केस ले लें। तलत मलिक साहब को जिस तरीके से मौका दिया गया है, एक आप अंदाज़ा करें कि एक कादियानी है जो दूसरे लोगों को कह रहा है माइक ओपन करो, तुम बात करो। ये डिसिप्लिन था हमारा। और इनकी ब्राडों के ऊपर ये कहना पड़ रहा होता है यार तू तो चुप कर, मैनू गल तो कर लैन दे। है फ़र्क कि नहीं? है कि नहीं फ़र्क? कि हमारी ब्रॉड के ऊपर कादियानी कह रहा है मुसलमानों माइक खोलो, 1 on 1 नहीं हो रही उससे, तो मुसलमानों को कह रहा है तुम माइक ओपन करो, बात करो। मुसलमान चुप खामोश, माइक म्यूट किया हुआ है, डिसिप्लिन तरीके से लीके से, क्योंकि रूल तय हो चुका है। हम चाहते हैं बात हो। इनकी ब्रॉडों के ऊपर चले जाएं, डिसाइड होगा कि 1 on 1 बात होगी, मजाल है कि चुप कर जान। ऊपर से शरारतें अलग करते हैं। ये जिस बंदे का आपने नाम लिया फेवरेट 69, इसकी ब्रॉड के ऊपर तो मुझे खुद फर्स्ट हैंड तजर्बा हो गया हुआ है। इस बंदे ने मुझे 1.5 घंटा बिठा के रखा वहां पर कि आपको मौका देते हैं बात करने का। 2 मिनट मुझे अनइंटरप्टेड बात नहीं करने दी। उसके बाद ही हमसे तवक्को करते हैं कि हम इनकी ब्रॉड पे जाके बैठे हैं, वेले बैठे हैं असी। जिसको तौफीक होगी, जिसने सीखना होगा, जिसने बात करनी होगी, उस तक अल्लाह ताला खुद सबब बना देंगे। हमारे से पहले भी उनकी हदायत का सबब बनेगा, हमारे जाने के बाद भी बनेगा। किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक तो ये चीज़ है। मेरा इंगेज करने का जो तरीका होगा, जो मुझे दोस्तों ने यहाँ पर सजेस्ट किया है, अहीर भाई ने और दीगर भाईदार भाई हैं, उन्होंने जो सजेस्ट किया वो मुझे तरीका पसंद है। वो तरीका है होस्ट टू होस्ट कॉल का। 7 लोग हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं, उनमें से 3 अफराद भाग गए हैं जो ना मेरी व्हाट्सएप कॉल उठा रहे हैं, या आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं, राजा साहब है वेल लो ज़रा। 7 लोग हैं, इनमें से 3 लोग फरार हो गए हैं, ना मेरी कॉल उठा रहे हैं, ना मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर रहे हैं, और हैं मुरब्बी हैं। सलीम कुकड़, आदम सैफ़ी, तो तीसरा केरा नस गया सी, व्हाट्सएप वाला नहीं, वो इधर वाला अमीर लतीफ़, ये भी दौड़ गया। ए जी मेरे पास आ जाएं, मेरे पास आ जाएं भाई, होस्ट टू होस्ट कॉल करो। चौथा बंदा जो है नादिर, इस बंदे ने जुर्रत की, क्योंकि लाइव बोल बैठा था और उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसको पता चल गया, तो ये आगे पीछे बात करने लगा। और मैंने कहा यार कल का करता आज कर, आज करके अब अहीर साहब इनको बोलें अभी आए। उतरा है, 1 on 1 बात शुरू हुई है, उसने बदमाशी करनी शुरू कर दी। तो पहले तो इनकी गर्दन के सरिये तोड़ेंगे, इनकी अकड़ों को तोड़ेंगे, इनके घमंडों को तोड़ेंगे, उसके बाद कोई बात होगी। ये 7 बंदे हैं जिनके साथ हम बात करने के लिए तैयार हैं। ठीक है जी, होस्ट टू होस्ट कॉल कर लें। यूट्यूब पे करनी है, अपनी यूट्यूब पे आप चलाएं, हमारे यहाँ पर यूट्यूब पर ज़ैतून FM की टीम चला देगी। होस्ट टू होस्ट कॉल करें, 1 on 1 बात होगी। ना आपकी आवाम को मैं आपके लिए म्यूट कर सकता हूँ, ना आप मेरे लिए मुझे म्यूट करेंगे मेरी आवाम के लिए। ऑडियंस साझी हो जाएगी, हर बंदा अपनी अपनी जगह पर बैठकर देखेगा, बराबरी के सतह के ऊपर रूल रेगुलेशन तय करके इज्जत और अखलाक के साथ, दलील के साथ बात कर लेंगे। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये तो क्रिस्टल क्लियर हो चुका हुआ है कि इनकी ब्रॉडों के ऊपर, मैं 2 वजह से आपको बता दूं, इनकी ब्रॉडों के ऊपर मैं तब जाऊं जब ये लोग इस काबिल हों कि ये हमारे सामने आकर बैठें। मुझे कोई डेस्परेशन नहीं है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इनके सामने जाके इनकी ब्रॉडों पर इंतजार करने की कि मैनू चुकन तो मैनू फलाना करन तो मैनू ये करन, कोई जरूरत नहीं है। ये चैंपियन ने ना, ये टिकटॉक दे जनाब बेताज बादशाह बने हुए ने ना, इनके अंदर इतना घमंड है। मुझे बताएं, ये जो 7 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कोई कभी हमारे मुसलमानों की ब्रॉड पे आया? इन 7 में से कोई एक अभी तक, जो मेरा ज्यादा तजर्बा नहीं है टिकटॉक का, मगर अभी तक जो मैं देख पाया हूं, कोई एक आया? आप बता दो कोई भी है? नहीं ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੇਲਣੇ 'ਚ ਬਾਹ ਆਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਨਫਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਬ ਹੈ? ਅਮਰ ਭਾਈ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਇੱਕ 1 ਆਈ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰੋਡ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਦਾਇਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ।
ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਡੱਡੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਓ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ? मैं चले हुए कारतूस नहीं चलाता सर। मैं तीन बंदे रगड़ दिते ने, मैं खा पी के डकार मार गया। ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 4 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੇ। ਡੱਡੂ ਜੀ, ਡੱਡੂ, ਮੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਡੱਡੂ। हाँ डड्डू कह लो, चलो हाँ। अच्छा, तो मकसद कहने का ये है कि होस्ट टू होस्ट कॉल होगी जिसने बात करनी है। अच्छा मान लें ये कहते हैं जी नहीं हमने नहीं आना होस्ट टू होस्ट, तो वड़ो भांडे दे विच ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ अपनी आवाम ਨੂੰ अवेयर कर देंगे। सिंपल, हमारे लिए क्या मसला है? हम जनाब हवाला जात रख देंगे पब्लिक के सामने, उनके जो सवालात होंगे वो हमारे सामने रख देंगे, हम उनको डिस्कस कर लेंगे। ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी तैसी ਤੁਹਾਡੇ तक आपे पहुँचा देंगे मैं गल, अल्लाह के हुक्म नाल आपे पहुँच जाएगी। तो ये हमें क्यों डेस्परेशन शो करने की ज़रूरत है कि हम पता नहीं को मरे जा रहे हैं इनसे बात करने के लिए, या इनसे बात नहीं होगी तो कोई बात नहीं बन पाएगी? कोई ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है? तो एक ही तरीका है इंटरेक्शन का, इंगेज होने का राजा भाई, होस्ट टू होस्ट कॉल, बस इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम ये भी नहीं कह रहे कि हमारी ब्रॉड, ना तुम कहो कि तुम्हारी ब्रॉड, ये उसूल है सिंपल, इसके अलावा और कुछ भी हल नहीं है इंगेज करने का। अदरवाइज हमारे पास अपना बड़ा कंटेंट है, हम अपने बैठ के बात करते रहेंगे। हमारे पास अपनी बड़ी बात है करने की, अल्लाह के हुक्म से हमारे दोस्तों के पास अपने बड़े टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। हाँ, साढ़े को सिर्फ कादियानियत नहीं है कि असी जनाब इन्हों के कोल जा के बहना वे, जा के रौला पाना वे, बड़न मां भांडे दे विच बस। एक जुमला सिर्फ, खास तौर पर जो जनादिका हैं, जनादिका, ये जनादिका की कैटेगरी है, जो 7 आपको नजर आ रहे हैं ये जनादिका हैं। तो इनके लिए तो किसी किस्म की ये चीज हमारे लिए कोई रवायत तो है नहीं है ना जी। अपना राजा भाई, सॉरी यार, उमर भाई आप भी कर लेंगे। नहीं, 1 मिनट सिर्फ उमर भाई मुझे इजाजत दीजिएगा। अंबर भाई, आप, मेरा जो पॉइंट था ना अंबर भाई, पता है क्या, मैं वाकई जरूरत नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, और हमारी कोई बेलने में बाम नहीं आई हुई, लेकिन ये इनका सर्वाइवल ये है कि ये अमर हक को, इम्तियाज साहब को, इदनान साहब को, अमर नज़ीर साहब को, ज़िया रसूल साहब को फेस ना करें तो इनका सर्वाइवल है, इनकी मौत है आप लोग। और अगर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कल का वाकया है, कल आपने देखी है नादर की और ज़िया भाई की डिबेट देखी है कल आपने? नहीं मैं नहीं देख पाया। हाँ जी, ज़िया भाई ने क्या किया कि उसने एक फड़ मारी थी तो एक डिबेट में, तो ज़िया भाई ने वो चैलेंज पकड़ लिया, और ज़िया भाई ने 3-4 दिन से डिफरेंट अपने भाइयों को, हम सबको बोला कि जाके उसकी ब्रोड पे जाके कहें कि मैं आपका ये चैलेंज जो आपने किया हुआ है मैंने एक्सेप्ट कर लिया, आप बताएं कि आपकी ब्रोड पे आना है या मेरी पे आना है। एनीवे, शॉर्ट स्टोरी ये कि ज़िया भाई गए वहाँ पे, बड़ी मुश्किल के साथ वो माना, ठीक है। ज़िया भाई गए वहाँ पे, उन्होंने पहले ठट्ठा मजाक किया, 10 मिनट तक वो लगे रहे। ज़िया ने किसी एक जगह पे बैठ के निजी महफिल में कह रहा था कि ये मुझे तो वैसे लेते नहीं है, तो मेरा दिल है कि मैं 2 अकाउंट बना लूँ और एक फ़ोन पे इनकी ब्रोड पे चला जाया करूँ, एक ब्रोड पे अपनी पे रह जाया करूँ, और इनको बोला करूँ कि सारे जो भाई हैं ये बात फैला दें कि ये ज़िया भाई का भाई है, तो फिर ये मेरे से बात करेंगे। पहले उन्होंने वो वीडियो प्ले की, उन्होंने कहा ओ तू बड़ा धोखेबाज बरेलवी मौलवी है, ये है वो है, बड़ी इन्होंने ठट्ठे मजाक करने की कोशिश की, सारा जो इनका तरीकाकार है। ज़िया भाई सुनते रहे, उन्होंने कहा आपकी बात खत्म हो गई है, ठीक है, तो मैं इसका जवाब दे इसका। ज़िया ने कहा मैंने जवाब नहीं देना। फिर ज़िया ने पकड़ के जब रगड़ा लगाया ना, तो ज़िया को उतार दिया, बदतमीजी की, गालां गलोचें की। ज़िया ने कहा कि मैं आज ये साबित करूंगा कि आप मेरे साथ बात इसलिए नहीं करते कि आपके पास मेरे सवालों का या इल्म में आपके पास जवाब नहीं होता, तो मैं आपने बहाना ये रखा होता है कि ज़िया गालें देता है, तो मैं आज ये प्रूव करके जाऊंगा। तो ज़िया जब वो गालें दे, ज़िया कह के ये जितने बंदे बैठे हुए हैं सुन लो सुन लो सुन लो, उसने कहा, ज़िया भाई ने अच्छा खासा उसको जलील किया। फिर उसने उतार दिया ज़िया को। उतारने के बाद जब उसने बंदूक से व्यू लेना शुरू किया ना, जो आम मुसलमान थे जिनको उसने 700-800 बंदा लेके फेक व्यूज, कुछ ओरिजिनल व्यूज लेके बैठा होता था, तो उसने फिर उनसे जब व्यू लेने शुरू किए ना, तो मुसलमान जिनको उसने काफी टाइम से मिसलीड किया हुआ था, उनको बात नहीं करने दे रहा था, वो जब ऊपर चढ़ के उन्होंने बोलना शुरू किया ना कि आज वो आया था तो उससे तूने बात नहीं की, तुमसे बात नहीं हुई, तुमसे किदा नहीं बयान हुआ, ये वो, फिर उसको समझ आई वो हो मैंने क्या किया। फिर उसने एक और बंदे को भेजा, उसने कहा कि ज़िया को वापस बुलाओ, ठीक है। फिर दोबारा बात शुरू हुई, तो फिर मैं नहीं सुन सका, मैंने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन मैं सुन नहीं सका। सो मेरा सिर्फ मकसद ये सारी बात आपको सुनाने का या ये करने का है कि इनकी जिंदगी और इनकी बका इसमें है कि ये अंबर हक को
इम्तियाज भाई को और अपना ज़िया भाई, ये जितने आप डिबेटर हैं, मैन जितने आप 7-8 हमारे जिनको मैं जानता हूँ, इनसे ये डिबेट ना करें, इनसे एंगेज ना करें, तो इनका सर्वाइवल है। जैसे ये सैफी हो गया, मीर लतीफ़ हो गया, सारे जब ये आपके सामने आएंगे उस दिन इनकी मौत हो जानी है, एक्सपोज हो जाना है, इसलिए ये आपसे भागते हैं। कभी भी नहीं आपके सामने बैठेंगे। ये आप कहते हैं ना 1 to 1 ये वो बराबरी की सतह पे, आप इनके घर में भी जाएंगे ना तब भी नहीं ये बैठेंगे आपके साथ, क्योंकि मौत है इनकी। जो जनाब आप जो बात जो जिस तरह मीर सलीम कुकर को जिस तरह आपने बगाया है मियाँ 49 की रोड पे, ठीक है, वो मैं देख रहा था और मैंने कहा कि उस दिन मैं हंस रहा था और खुशी से, मैं सच्ची बात है, मैं अब मेरे पास होते मैं आपका माथा चूम लेता कि जिस तरीके से आपने उसको उस दिन बेबस किया और जिस तरीके से वो शर्मा के बोल रहा था कि मैंने से बात नहीं करनी, और जब आप बोल रहे थे तो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो एक मूवमेंट थी हम सब मुसलमानों के लिए एंजॉय वाली, कि वो एक गुस्ताख को जिस तरीके से आपने जलील किया ना, वो हम आपको पता नहीं कि हमारे अंदर कितने इनके लिए वो नफरतें बढ़ी हुई हैं जो ये गुस्ताखियां करते हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि इनकी मौत आप लोग हैं, जब तक आप लोग किसी तरीके से इनको एंगेज नहीं होते ना, तो ये अपनी जो बदगुमानी है ये फैलाते रहेंगे। ये मेरा सिर्फ पॉइंट था जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। ब्रॉड पे जाने का याद रखना चाहिए, न सिर्फ ये कि नज़रियाती तौर पर इनके बुतलान को साबित करना है, बल्कि जो इन्होंने यहाँ पर टेक्निक और नेक्सस बिछा रखा है उसको एक्सपोज करना भी हमारी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो ये सिंगल वे चीज़ नहीं होगी, ये 2 वे बेस या 2 स्टेप की बुनियाद के ऊपर इनको हमने एक्सपोज करना है। अब होता क्या है, जब आप किसी कादियानी की ब्रॉड, मैंने आपसे पूछा, आपने या सब ने यक जुबान होकर कहा इनमें से कोई एक भी कभी किसी की ब्रॉड पे नहीं आया। आप अंदाज़ा करें, अहीर भाई की ब्रॉड के ऊपर सलीम कुकड़ एक बार आ चुका हुआ है, ऐसे ही अहीर भाई? हैं जी, अहीर भाई हैं? और मेरे ख्याल में वो नमाज पढ़ने चले गए हैं। अच्छा, आप में से किसी को याद है? नहीं। अहीर भाई की ब्रॉड थी, उसमें इम्तियाज़ भाई और अदनान भाई मौजूद थे, और उसमें मैं भी मौजूद था, और वो हमारी स्टार्टिंग थी ब्रॉड की टिकटॉक के ऊपर। तो यहाँ पर चैलेंज लगा हुआ था कि कोई कादियानी आना चाहता है ना तो वो आए, आके हमसे गुफ्तगू कर ले। सलीम कुकड़ वाहिद है जो उस वक्त शो अप जिसने किया था वो सामने आया, मगर कमाल बात चेक करें कि मेरे नाल गल नहीं सी करता, उदों भी मुझसे बात ही नहीं कर रहा, और भाग भाग के इम्तियाज़ भाई के साथ बात करने की कोशिश कर रहा था। अब आप अंदाज़ा करें क्या हुआ। हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए मैं चुप करवा रहा था अहीर भाई को। इवन मैंने अदनान भाई के सामने ये कहा, अदनान भाई आप चुप कर जाएं प्लीज़, आप रुक जाएं, माइक म्यूट कर लें, ब्रेक ले लें, सिर्फ इम्तियाज़ भाई और सलीम कुकड़ की बात होगी। सलीम कुकड़ इस चीज़ की गवाही देगा, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। सलीम कुकड़ कहता है थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू, आप मुझे मौका दे रहे हैं। याद रखें, वो हमारी फर्स्ट जॉइंट वेंचर था जिसमें अदनान भाई, इम्तियाज़ भाई, मैं और अहीर भाई की ब्रॉड थी। आप उस रिकॉर्डिंग जाके सुन लें, ज़ैतून एफएम के ऊपर मौजूद है। मैंने सलीम मीर को मौका दिया कि कोई दूसरा भाई टोकेगा नहीं, सलीम कुकड़ को 1-on-1 इम्तियाज़ भाई से बात करने दें, ना उसको म्यूट किया गया, बल्कि मैं टाइम बताता था, टाइम का ख्याल रखता रहा, एक दूसरे की चीज़ों का ख्याल रखते रहे, यहाँ तक कि सलीम कुकड़ ने कहा थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू, आप मुझे मौका दे रहे हैं। ये जुमले बोले हैं उसने, रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है। हम ये लोग हैं। अब हुआ क्या, जब ओपन पैनल किया गया, मैंने कहा सलीम साहब आपको बात करने का मौका दिया था, मुझे करने दें। अब वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मजाल है सलीम कुकड़ ने रेस्ते पैर रखे, छठा गेयर ला के ते सीट बेल्ट खोल दी है, ते सिर बाहर कढ़ लिया खिड़की चो, रौला पाई जावे, बोलन ही ना दवे किसी ਨੂੰ, बोलन ही ना दवे। ਮੈਨੂੰ याद आ गया, मैं सुनी है ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਟਾਉਂ ਟਾਉਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ याद है। हाँ, वो मैंने कहा भौंकन ही लग पे, गल तो सुन लै। मैंने कहा मैंने मौका दिया तुम्हें, मैंने सब दोस्तों को रिक्वेस्ट करके चुप करवाया, तू मैनू नहीं बोलन दे रहा है। पैनल ओपन हो गया, मुझे बोल तर 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 रोला पाई जावे। फिर मैंने उसको एक बार उतार कर मैंने बात की। मैंने कहा सलीम, पैनल ओपन हो चुका है, लोग देख रहे हैं, भागने वाले बहाने ना बना, यहाँ पे बात कर। वो एक मौका है जिस मौके के ऊपर वो आया है और अपना मकसद पूरा करने के लिए आया था कि मैं अपना शोर डाल के निकल जाऊंगा।
वो मकसद जब उसका पूरा नहीं हुआ, बात नहीं बनी, तो उन्हें रटा पा देता, रौला पा देता। ये हुआ है, ये हालत है इनकी हमारी ब्रॉड के ऊपर। रूल्स फॉलो नहीं करते, इज्जत नहीं देते, तरीके से बात नहीं करते। मैं फेवरेट 49 की, आप फेवरेट 49 कहते हैं, पता नहीं 49 है 69 है, मैं तो 69 ही मेरी जुबान पे चढ़ा हुआ है। तो ये जो 49 है। अच्छा ठीक है, तो 9 भी अच्छा है, उसके लिए हाँ अच्छा है। हाँ वही, इसीलिए मेरी जुबान पे वही चढ़ता है। तो जो फेवरेट 69 है उसकी ब्रॉड के ऊपर मैं गया। मुझे नहीं पता था, फर्स्ट टाइम था मेरा। वो कौन बंदा है, वो कादियानी है, को मुल्हिद है, को मुसलमान भी है, नॉन मुस्लिम है, कौन है मुझे नहीं पता था। मैंने वहाँ पर देखा इम्तियाज़ भाई और माजा मसीह जो है उनकी बात चल रही है, और इसी तरीके से अदनान राशिद भाई वहाँ पे मौजूद हैं, अहीर भाई मुझे नज़र आए। मैं वहाँ रुक गया, डिबेट हो रही थी। सलीम कुक्कड़ को मैंने ब्रॉड के ऊपर देखा, मैं एंटर हो गया। जब मैं एंटर हुआ हूँ, आप अंदाज़ा करें, ये हमारी ब्रॉड का हाल आपने देख लिया कि हमने कैसे मौका दिया। इनकी ब्रॉड के ऊपर इन्होंने कहा आप म्यूट करके बैठ जाएं, आपको मौका मिलेगा। 1.5 घंटे तक मैं म्यूट करके बैठा हूँ कि मौका देंगे, सलीके तरीके से बात होगी। जैसे मैं बोलता हूँ, कभी कोई वो फेवरेट 69 मुझे टोकना शुरू कर देता है, कभी माजा मसीह मैनू म्यूट कर दिंदा है, कभी एक और बैठा सी सलीम कुक्कड़ दा, मेरे ख्याल ना पता नहीं साला वे रिश्ते दे विच माइंड टोस्टर करके ਉਹਦੀ आईडी सी, कभी वो मुझे रोकना शुरू कर दे, म्यूट कर दे, मुझे म्यूट करना शुरू कर दिया बार बार। मैंने कहा यार आप लोग मुझे टाइम देते हो, उसके बाद बोलने नहीं देते हो, ये कौन सा तरीका है? ये आपकी ब्रॉड है, उसके बाद आप कहते हो हमारी ब्रॉड पे आओ। सलीम कुक्कड़ की लाइव स्ट्रीम्स के ऊपर भी मैं गया हूँ, ये उधर भी मुझे म्यूट करके उतारता रहा है। रजी की ब्रॉड के ऊपर गया हूँ, वो वीडियो मौजूद है आवाज़ ऑफिशियल के ऊपर, मुझे म्यूट किया पहले, उसके बाद मुझे मेरा टाइम मौजूद था, मुझे इसने किक आउट कर दिया स्टेज से। तो फिर भाई हम क्या इनके पास की इन्हों के सुरखाब दे पर लगे ने, कौन ने है की ने? ना कोई दलील है, ना कोई इज्जत है, ना कोई इनके पास कोई बुनियाद है, ना कोई अकायद वजाहत कर सकते हैं, ना मिर्जा कादियानी दा मुंह मत्था वे। शोखापंती किस चीज़ के ऊपर, बड़बाजी किस चीज़ के ऊपर, इनके नखरे किस चीज़ पे उठाएं? एक ही है, चंदा सानू देंदे ने कि जमात नू देंदे ने, ते नखरे उन्हां नू वहान। साडे कांगरू नू कादे लई जफे मारदे ने? साडे ते ना पिंगा मारन, ठीक है ना? जिन्हें चंदा देंदे ने उन्हां ने ते जुत्ती ते रखिया इन्हां नू। एग्जैक्टली, हाँ हुण तुसीं मेरा मकसद समझ गए हो। जिन्हां नू चंदे देंदे ने वो मारदे ने चपेड़ां, जिन्हां नू चंदा देंदे ने वो इन्हां नू चंडा मारदे ने। चंदा इज इक्वल टू चंडा। ते साडे कोल आके कहंदे ने ये मिर्जा साहब कहें, भज्जो इत्थों, नजर ना आया जे, नस इत्थों, मिर्जा साहब कहें। और जानते हो तुहाडी जमात तुहानू साहब नहीं कहती जी, तो तुसीं पैसे लुटाते हो। साडे आके जनाब कांगरू के उत्ते पिंगा पाते हो, इत्थे आके छड़पियां मारते हो, हमें इज्जत दें, हमें फलाना दें। जिन्हें गल करनी है बराबरी की सतह ते होएगी, बंदे ते पुत्र बन जाओ। ये टिकटॉक है, तुहाडे प्यो दा मुल्क नहीं जे है। इखराज दा चित्तर इन्हां दा 24 घंटे सिर ते लटका रहिंदा है। वाह, वैसे ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰੂਦ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਬਤ ਕਰ ਲਓ, ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। चित के जो साढ़े सामने पढ़ते ने मसीह महूद पलाना पलान ते पलान, वो पहला उन्होंने साबित ते करो, एवें गले खुश्क कीती खड़े हो, फिर साढ़े ना शर्तां ला रहे हैं। आपने जनाब साहब के लाहे के दुमें भी लगानी है, पीछे भी दुम लगानी है, आगे भी लगानी है। और बंदा ते बनाओ तो पीछे दुमा बना लो, वो बंदा तो पहले साबित करो, दुमा ला दे आगे पीछे। तो मैंने इसीलिए कहा कि यार इधर उधर करवटें लेने से बेहतर ये है सीधी तरह इको मसला हल कर लवो कि की सी दोवें रल के दरूद पढ़ देंगे, उन्होंने मौत नजर आने लग पई है, ये की होया, ये तो गेम पुठी पै गई है। यकीन करो ए फार्मूला तुसी 3-4 बारी अप्लाई करो, अपने मुंह कहणगे यार मिर्जा ही कह लो, यार गल अगे टुरो, मिर्जा ही कहो। यकीन करो ए फार्मूला लाओ। गाना तो आप ही कढ़ लेंदे ने, पता इन्होंने आप भी लगता कि किस टाइम उन्होंने गाल कढ़ गए ने। तो अच्छा, तो ये बात है, अपना राजा भाई बात कर रहे थे, एंगेज बिल्कुल करेंगे, मगर सीधी बात मैं आपको बताऊं, दलाइल की बुनियाद पर, तहकीक की बुनियाद पर, कुरान सुन्ना की बुनियाद पर, जब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पास दलाइल रखते हैं, किसी किस्म की भी कोई नज़रियाती तौर पर हिचकिचाहट हमें नहीं होनी चाहिए, बराबरी की सतह पर बात होगी। किसी के नसीब में हिदायत लिखी है, किसी के नसीब में तौफीक है, वो खुद अल्लाह ताला उसको रास्ता बनाएंगे, आपका पैगाम पहुंचेगा, बिल्कुल बेगम और बेफिक्र हो जाए। अच्छा आपने कहा सर तो 1 on 1 आ जाए ना,
आप दोस्त जाके कहें भाई डिबेट करने के लिए हम लोग तैयार हैं, 7 लोगों का हमने पम्फलेट अपना पोस्टर लगाया हुआ है, इन 7 लोगों के अंदर से किसी शख्स ने आना है, आ जाए, आके हमारे साथ 1 on 1 होस्ट टू होस्ट बात कर ले, क्या दिक्कत है? सिंपल। ये अपनी ब्रांडों का चस्का क्यों है? अच्छा हाँ, मैं आपको बताने लगा था, टिकटॉक का जो एल्गोरिथम है वो किस तरीके से काम करता है। जैसे ही हमारे लोगों के आईडी इनकी ब्रॉड के अंदर एंटर होती है तो टिकटॉक का एल्गोरिदम जो है वो नोटिफिकेशन भेजता है आपके तमाम फॉलोअर्स को कि आप लाइव हो गए हैं, ठीक है ना, और वो डायरेक्ट करता है आपके नोटिफिकेशन के थ्रू सारे के सारों को इनकी ब्रॉड के ऊपर। आपको क्या लगता है ये स्टेज पे क्यों नहीं आते? बैठ के सुन रहे होते हैं, ये बैठ के सुन रहे हैं इस वक्त इनमें से कई मुरब्बी, मगर स्टेज पे नहीं आते। क्यों? क्योंकि स्टेज पे आएंगे तो इनकी ऑडियंस को नोटिफिकेशन जाएगा कि ये लाइव हैं। क्या मतलब? कि इनकी ऑडियंस डायरेक्ट होगी इस जगह के ऊपर आके गिरेगी। ओ सियाने ने, साढ़े लोग जड़े ने वो जाके इंगेज करते हैं, उनकी अपनी नीयत है, अपनी स्ट्रेटजी है। हमारा सलाम है उनको कि वो दीन की खिदमत कर रहे हैं, मिशन के ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी डेडिकेशन है कि वो हर किस्म का पड़ाव कबूल करते हैं। मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी स्ट्रेटजी है। मेरा मानना ये है कि आप अपना काम, अपनी आवाज़ जारी रखें, जिसके नसीब में हिदायत होगी ना वो आपको उस तरीके से सुनेगा, और जिन्हें छिल छुल लवानी होएगी वो होस्ट टू होस्ट आके साढ़े नाल बह जाएगा। सिंपल तरीके ना गल करेगा, या इल्मी शिकस्त होगी अल्लाह के हुक्म से दलाइल की रोशनी में, या फिर जो वो ज़ुबान समझता है उस ज़ुबान के अंदर उससे बात कर लेंगे। हमारे नज़दीक 2-3 चीज़ें हैं भाई, इतनी सी बात है। प्यारे भाई मजलिस बर्खास्त करते हैं, इससे पहले कि अहीर भाई की ब्रॉड का हाल भी वही हो जो तलत मलक साहब के साथ हुआ है। ठीक है जी, ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ सारे भरावां ने। बहुत शुक्रिया जी आमिर भाई, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह जी, इतवार को होती है ये मुलाकात अमर अपने भाई, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम, जज़ाकल्लाह। अहीर भाई आप सुन रहे हैं, इसको को बंद करने का क्या तरीकाकार है? वो पीछे चले गए, खुद ही बंद हो जाएगी। अच्छा जी जी। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था कि आपके पास इख्तियार है कि आप ना स्टेज खाली अगर कर देंगे ना तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। तो हम ऐसे करते हैं, सारे भाई स्टेज से उतर जाते हैं। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। मैं क्यों अड़ गया वहाँ? 1 मिनट, वो कितों जाना है, निकलना कहाँ? अच्छा ये